यूनिट 1 जनरल नेचर ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक्ट भारत में पूरे भारत पे लागू होता है। 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ। इसका सेक्शन 69 1 अक्टूबर 1933 को आया। कुछ वर्ड्स जो इस एक्ट में यूज करके दिए हैं उन्होंने, लेकिन डिफाइन नहीं किए हैं, वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर डिफाइन हो तो वहां से उनका अर्थ लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट है, उसी में से निकल कर आया है। ये हुआ हमारा A1। A2 डेफिनेशन। जो पर्सन्स जो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं वो इंडिविजुअली कहलाते हैं पार्टनर्स। पर्सन्स जो एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में एंटर कर चुके हैं वो कलेक्टिवली कहलाते हैं फर्म। ये दो डेफिनेशन एक साथ हो गई। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स और बर्मीज यानी बर्मा देश में रहने वाले बौद्ध धर्म को मानने वाले जो हस्बैंड एंड वाइफ है, जो साथ में व्यापार करते हैं, जिनको देख के कंफ्यूजन होता है कि ये तो पार्टनर हैं, तो बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स ये पार्टनर जैसे दिखते हैं, लेकिन भूल के भी इनको पार्टनर मत मानना, ये पार्टनर नहीं होते। दे आर नॉट डीम्ड टू बी पार्टनर्स। HUF और अपन प्यार से बोलते हैं BBC, बर्मीज बुद्धिस्ट कपल। अगला फर्म का नाम। वो नाम जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस कैरी ऑन करती है उसको बोलते हैं फर्म नेम। ठीक है। अब है डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पर्सन्स कॉम्पिटेंट टू बी पार्टनर। पार्टनरशिप की डेफिनेशन जतिन कोई बात नहीं बेटा, अब आ जाएंगे अपन कर लेंगे। जिस जो भी 31, 32, 38, 39 पे भी लॉ में रहा है वो अब चिंता ना करें, निकल जाएगा। और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी उतना ही ध्यान देना। कोई मैथ्स में रहा है, कोई लॉ में रहा है, इस बार तो इको में भी गए हैं बच्चे, यहाँ तक स्थिति है। अकाउंट्स में भी बहुत बच्चे गए हैं। तो ओवरऑल सभी सब्जेक्ट स्टफ किए उन्होंने चेकिंग। आपको समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा गाज किस पे गिरती लॉ पे, वो तो खैर बोलने की बात नहीं है, तो ज्यादातर तो लॉ ही रह जाता है। पूरे इंडिया का ये हाल है, लेकिन अपने यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है उतनी, पर फिर भी मोटा मोटा हिसाब किताब तो वही रहना है, राउंड अबाउट एवरेज तो वही निकलना है। लॉ में हालत खराब है। और इस बार राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बहुत ध्यान से आप मेक श्योर कि आप रोज राइटिंग प्रैक्टिस करो। 2-3 आंसर मिनिमम रोज लिखना ही लिखना है ना। 30 दिन है, 90 आंसर भी लिख ले, तकरीबन 100 आंसर, तो कॉन्फिडेंस बूस्टर का काम करेगा। चलिए हाँ सर, मैं फर्स्ट टाइम सितंबर में एग्जाम दूंगा, सारे लेक्चर से फुल कॉन्सेप्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हाँ काफी हद तक हो जाएगा बेटा। हाँ यश कोई बात नहीं बेटा। चलो यार अब देखिए, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स प्लूरल, यानी दो से ज्यादा लोग चाहिए। वो हैव अग्रीड, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से बनती है, स्टेटस से नहीं। टू शेयर द प्रॉफिट्स, प्रॉफिट का शेयरिंग जरूरी, लॉस का शेयरिंग जरूरी नहीं है। और प्रॉफिट का शेयरिंग भी सब में जरूरी नहीं है ना, एटलीस्ट किन्हीं दो में तो होना जरूरी है। वो हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, मतलब चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं बनती, बिजनेस यानी प्रॉफिट मोटिव के लिए बनती है। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी म्यूचुअल एजेंसी। एक करे तो भी सब भरेंगे, सब करे तो भी सब भरेंगे, 2 करेंगे तो भी सब भरेंगे, 3 करेंगे तो भी सब भरेंगे, कितने भी करें भरेंगे सब, म्यूचुअल एजेंसी। फिर माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में बेनिफिट्स में तो एंटर हो सकता है लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता, यानी बेनिफिशियरी तो हो सकता है। और बेनिफिट कितने? 2, एक तो प्रॉफिट लेगा, रनिंग फॉर्म में लॉस नहीं लेगा, और दूसरा लाइबिलिटी उसकी लिमिटेड होगी अप टू हिज शेयर इन द फॉर्म्स एसेट्स एंड प्रॉफिट्स। लाइक अदर पार्टनर जिनकी लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। कॉम्पैक्ट प्रोविजन है, सुनते हैं ना बेटा? तनिषा ध्यान से सुनना। नॉर्मल पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है पार्टनरशिप फॉर्म में? अनलिमिटेड। लेकिन माइनर की लिमिटेड। कहां तक लिमिटेड? जितना उसका फर्म के प्रॉफिट में और एसेट्स में शेयर है बस उतना, और वहां जाके अगर खत्म हो जाए तो उसके बाद माइनर पर्सनली अपनी जेब से 1 भी रुपया नहीं लाएगा, और नहीं माइनर को पर्सनल सर्विसेज देके कुछ चुकाना है। ना उसकी पर्सनल स्टेट लाइबल है, ना वो पर्सनली लाइबल है ना। बहुत बढ़िया। फिर क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, सेपरेट लीगल एंटिटी? खुद एक पर्सन है और पार्टनरशिप में पर्सन चाहिए, तो क्या कंपनी अपने खुद के नाम से पार्टनरशिप की पार्टनर बन सकती है? हाँ, कंपनी खुद के नाम से पार्टनरशिप की पार्टनर बन सकती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म खुद के नाम से किसी दूसरी फर्म की पार्टनर बन सकती है क्या? नहीं। पर किसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स अपने खुद के नाम से, पार्टनर अपने खुद के नाम से अपनी फर्म के बिहाफ पे किसी दूसरी पार्टनरशिप में एंटर हो सकते हैं क्या? हाँ। तो अल्फा एंटरप्राइजेस के 3 पार्टनर ABC। अल्फा एंटरप्राइजेस किसी नई पार्टनरशिप फर्म के मेंबर हो सकती है क्या? पार्टनर नहीं। लेकिन अल्फा एंटरप्राइजेस के पार्टनर ABC और बीटा एंटरप्राइजेस के पार्टनर PQR, ये ABC 3 और PQR 3, 6 पर्सन नेचुरल पर्सन मिलके एक गामा एंटरप्राइजेस नाम की तीसरी पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो सकते हैं क्या? हाँ, अपनी अपनी फर्म के बिहाफ पे, वो अलाउड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हेलो ऋषि, हाय, रिमेंबर यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। फर्स्ट टाइम में सितंबर में हो जाएगा आशु, चिंता मत करो। हाँ जी, तो हमारी आशुतोष शुक्ला हो जाएगा। सानिया, चलो आगे।
अच्छा, माइनर को पार्टनरशिप फॉर्म में लाना है तो बाकी पार्टनर्स की कंसेंट लगेगी कि नहीं लगेगी? तो मेजोरिटी से लगेगी कि यूनानिमस? यूनानिमस, हर एक पार्टनर की कंसेंट लगेगी, ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप एलियन एनिमी जिसके साथ वॉर चल रही है इंडिया की, उसके साथ तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो एलियन फ्रेंड है उनके साथ पार्टनरशिप कर सकते हो, हाँ। और इस समय इंडिया की वॉर किसी के साथ नहीं चल रही है, तो इस पार्टनरशिप हर एक व्यक्ति के साथ पॉसिबल, इवन पाकिस्तानी व्यक्ति के साथ भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, थियोरेटिकली पॉसिबल है। अब नहीं करेंगे वो बात अलग है, लेकिन पॉसिबल तो है। हाल अगर वॉर घोषित हो जाए इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, तो फिर वो एलियन एनिमी हो जाएगा और तब हम उसके साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते। और अगर पार्टनरशिप पहले से बना रखी है तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। चलते जाओ आगे। अब ये तो अगर क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो अपन करेंगे बाद में, वैसे भी मैराथन में भी क्वेश्चन किए थे अपन ने, क्वेश्चन आंसर तो आपको प्रैक्टिस करनी है वंडर बुक से। चले भाई, पार्टनरशिप का रिश्ता किससे अराइज होता है, किससे नहीं? तो पार्टनरशिप का रिश्ता अग्रीमेंट से अराइज होता है, स्टेटस से अराइज नहीं। हर्ष प्रणाम बेटा। अग्रीमेंट से अराइज नहीं होता, सॉरी, अग्रीमेंट से अराइज होता है, स्टेटस से अराइज। और स्टेटस से किसमें अराइज होता है? एचयूएफ में होता है, ठीक है, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं? 2। मैक्सिमम कितने हैं? 50। ओवरऑल लिमिट कितनी है? 100। पर करंट लिमिट कितनी है? 50। और ये कहाँ लिखी है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 464 में। और ये जो 50 की लिमिट है, नहीं तो उसके ऊपर इलीगल हो जाओगे। ये जो 50 की लिमिट है किस पे लागू नहीं होती है? एचयूएफ पे और स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाले जो प्रोफेशनल बॉडी से गवर्न होने वाले और स्पेशल एक्ट से गवर्न होने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, सीए, सीएस, लॉयर्स, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, ऐसे प्रोफेशनल्स जो अपने अपने स्पेशल एक्ट से गवर्न होते हैं, उनके ऊपर ये 50 की लिमिट लागू नहीं होती है। अब पार्टनरशिप के एसेंशियल एलिमेंट की बात करो तो बिजनेस कैरी करना जरूरी है, डेफिनेशन से उठा लिया था अपन ने। चैरिटेबल या रिलीजियस पर्पस या सोशल पर्पस के लिए पार्टनरशिप नहीं बनती, अग्रीमेंट से बनती है पार्टनरशिप, ना कि स्टेटस से। हाँ, वो अग्रीमेंट एक्सप्रेस भी हो सकता है और इंप्लाइड भी हो सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट या कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग तो एचयूएफ, एलएलपी और कंपनी में भी पाया जाता है ना, लेकिन म्यूचुअल एजेंसी सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट तो म्यूचुअल एजेंसी है और प्रॉफिट शेयरिंग एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग ट्रू टेस्ट या कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट शेयर किया है तो लॉस भी शेयर करोगे करोगे, हाँ, जनरल रूल तो यही है। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा पार्टनर है जो ओनली इन प्रॉफिट्स है और उसके साथ आपने अदरवाइज अग्री कर रखा है क्या कि भी लॉसेस बेयर नहीं करेगा, वो 1:1:1 पीएसआर होगा, एलएसआर 1:1:0 होगा, तो सी प्रॉफिट तो लेगा लेकिन लॉस नहीं लेगा। तो जनरल रूल तो ये है कि प्रॉफिट जो लेगा वो लॉस भी लेगा। लेकिन अगर आपने अदरवाइज अग्री कर रखा हो कुछ और कोई पार्टनर को पार्टनर इन ओनली इन प्रॉफिट्स बनाया हो, तो फिर वो वाला पार्टनर लॉस शेयर नहीं करेगा। बहुत आसान है, सबको सब कुछ आता है, पर फिर भी पढ़ेंगे। चले, अच्छा, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एसेंशियल है, बट दैट डजंट मीन कि हर वो व्यक्ति जिसके साथ हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हो वो हमारी फर्म का पार्टनर ही हो। आया सुना? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या है? पार्टनरशिप का एसेंशियल एलिमेंट है, लेकिन हर वो व्यक्ति जिसके साथ हम प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं वो पार्टनर बन जाए जरूरी? कई बार हम अपने मैनेजर के साथ भी प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं, इंसेंटिव बेस्ड प्रॉफिट, कि 3 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट करके दिया, टर्नओवर करके दिया, तो 10% प्रॉफिट का हिस्सा तेरा। तो क्या प्रॉफिट मैनेजर को भी देते हैं एज एन इंसेंटिव? उतने मात्र से वो हमारी फर्म का पार्टनर थोड़ी हो जाएगा। तो प्रॉफिट शेयरिंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट, बट हर वो व्यक्ति जिसके साथ हमने प्रॉफिट शेयर किया है वो पार्टनर बन जाए जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, करना ही है, फाउंडेशन निकालनी है। चलो आगे। तो मैनेजर को अगर एज ए पार्ट ऑफ हिज रेम्यूनरेशन शेयर ऑफ प्रॉफिट दे भी रहे हैं तो उससे वो पार्टनर नहीं बन जाता है। आगे, म्यूचुअल एजेंसी। पार्टनरशिप बिजनेस किसके द्वारा किया जाता है? या तो ऑल, सब मिलके करें, या सबके बिहाफ पे कोई करे, कोई एक करे, 2 करे, कोई भी करे, है ना? बहुत बढ़िया। इसका मतलब हर पार्टनर अपने आप में प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। कोई और करने जाए तो उस समय वो एजेंट और हम प्रिंसिपल हो जाएंगे, और हम कुछ करने जाए फर्म के बिहाफ पे तो उस समय हम एजेंट हो गए, वो प्रिंसिपल। पर भरना तो सबको मिलजुल के ही है ना, म्यूचुअल एजेंसी। क्योंकि ये जरूरी है ना यार, सारे पार्टनर हर समय एक साथ थोड़ी काम करेंगे, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं कि हर काम सभी साथ में ही करने जाएं। काम बांट रखे, तो ये काम कर ले, मैं वो कर लेता हूँ, तू वो करेगा तो भी हम लायबल है, और तू जो वो करेगा वो भी हम लायबल है। तो ये बिजनेस कन्वीनियंस का भी प्रिंसिपल है ना, कि करे कोई भी हो, हर उस काम के लिए जिम्मेदार सारे पार्टनर होंगे। ठीक, तो पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? म्यूचुअल एजेंसी। लेकिन एसेंशियल एलिमेंट 3 तो है ना, बहुत खास 3। कौन कौन से? एक तो अग्रीमेंट, दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, और तीसरा म्यूचुअल एजेंसी। तो जब ये पता लगाना हो कि कुछ लोग आपस में एक दूसरे के साथ पार्टनर है या नहीं, या उनकी जो फर्म है वो पार्टनरशिप फर्म है या नहीं, तो रिगार्ड शैल बी हैड टू, मतलब इंपॉर्टेंस शैल बी गिवन टू दीज 3 फैक्टर्स। कौन से? पहला, एक तो अग्रीमेंट हो,
देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल द पर्संस। दूसरा, वो एग्रीमेंट किसी बिजनेस की प्रॉफिट शेयर करने को, यानी बिजनेस और उसका प्रॉफिट शेयरिंग। और तीसरा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी। बहुत अच्छा। लेकिन इन तीनों में, ये तीनों एसेंशियल हैं, लेकिन इन तीनों में भी ट्रू टेस्ट क्या है कि जिससे पार्टनरशिप की आखिरी पकड़ बनेगी? ट्रू टेस्ट तो म्यूचुअल एजेंसी। मतलब फिर वही बात आ गई, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। कंक्लूसिव टेस्ट या कंक्लूसिव एविडेंस तो म्यूचुअल एजेंसी ही है। एकदम आसान। ये शुरू के पॉइंट बहुत फुद्दू है। अगर कोई व्यापारी अपने क्रेडिटर्स के सुपरविजन में बिजनेस कर रहा है और उसका ऑब्जेक्टिव ये है ताकि मैं अच्छे से बिजनेस करूं, तो उसमें से जो भी प्रॉफिट हो उससे मैं अपने क्रेडिटर्स का पैसा चुका पाऊं, तो क्या प्रॉफिट में से क्रेडिटर्स को पे कर रहा है वो? तो प्रॉफिट का शेयरिंग हो गया, तो बन गए ना वो लोग पार्टनर? बोले नहीं, वो डेटर क्रेडिटर ही रहेंगे, वो आपस में पार्टनर। मेरे प्रॉफिट का हिस्सा आपके साथ शेयर कर देने मात्र से आप हमारे पार्टनर नहीं बन जाते। बोलो आया? एकदम आसान। आ रहा है कि नहीं बेटा? ये सब पढ़ा हुआ है। देखो 24 दिन में अगर कराना है तो इस स्पीड में चलना पड़ेगा थोड़ा सा। जहां लगेगा कि रुक के डबल समझाना है, वहां मैं खुद ही रुक जाऊंगा। आया? लेकिन जहां बहुत आसान चीजें, एकदम शुरुआती चीजें, बुनियादी, जो बहुत आसान है, 12th में भी की हुई है, उसको अपन छोड़ेंगे तो कुछ भी नहीं, लेकिन टच करते हुए चलेंगे, याद दिलाते हुए चलूंगा, आपको बोलते हुए चलूंगा। ठीक? शार्प बच्चा। अच्छा, वो कौन कौन है जो पार्टनरशिप के रिश्ते में एक्सक्लूड होते हैं, यानी कि शामिल नहीं होते हैं? तो बोले जॉइंट ओनर, जो किसी भी प्रॉपर्टी को जॉइंटली उन्होंने होल्ड कर रखी है, उस प्रॉपर्टी से जो भी ग्रॉस रिटर्न अराइज होते हैं, उसको अगर शेयर भी कर रहे हो तो भी वो आपस में एक दूसरे के पार्टनर नहीं हो जाते। मैंने और राज ने मिलकर कार खरीदी। वो कार हम कभी कभी रैंडमली फ्री टाइम में किराए पे चला देते हैं, ऑन एंड ऑफ। कोई बिजनेस नहीं है ऐसा कोई रेगुलर, और जब थोड़ा बहुत पैसा आता है तो वो बांट भी लेते हैं। तो हम दोनों दोस्तों ने या भाइयों ने मिलकर कार जॉइंटली खरीदी, तो हम क्या हो गए? जॉइंट ओनर। तो जॉइंट ओनर का अगर प्रॉपर्टी से ग्रॉस रिटर्न पैसा आ भी रहा है और उसको शेयर भी कर रहे हैं, तो इतने मात्रा से वो पार्टनर नहीं हो जाते। पार्टनरशिप के लिए तो म्यूचुअल एजेंसी जरूरी है। आया? जॉइंट ओनर, इसका मतलब लाइन क्या बनेगी? पार्टनरशिप में जॉइंट ओनरशिप होती ही है, पर हर जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप हो ये जरूरी नहीं है। पार्टनरशिप के पार्टनर फर्म की सारी प्रॉपर्टी के जॉइंट ओनर होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। तो पार्टनरशिप में जॉइंट ओनरशिप होती ही है, लेकिन हर जॉइंट ओनरशिप पार्टनरशिप हो ये जरूरी नहीं है। बहुत अच्छा। अगर हम अपने प्रॉफिट का हिस्सा किसी को शेयर कर रहे हैं और वो हमसे प्रॉफिट रिसीव भी कर रहा है, अगर हम हमारे प्रॉफिट का हिस्सा या शेयर पेमेंट, प्रॉफिट का पेमेंट किसी को दे रहे हैं और वो रिसीव भी कर रहा है, तो भी उसके साथ हमारी पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो जाती। कैसे? अगर हम अपने लेंडर ऑफ मनी, क्रेडिटर को चुका रहे हैं पैसा, या अपने सर्वेंट या मैनेजर या एजेंट को रेम्यूनरेशन के तौर पे प्रॉफिट का हिस्सा दे रहे हैं, या अपनी 3 पार्टनर में से एक मर गया था, उसकी वाइफ या उसके बच्चे को एन्युइटी के तौर पे हर साल मदद के तौर पे प्रॉफिट का हिस्सा दे देते हैं, या जिस व्यक्ति से हमने बिजनेस खरीदा था, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदा था, गुडविल खरीदी थी, उस व्यक्ति को गुडविल खरीदने के बाद हम वो बिजनेस हम कर रहे हैं और उस बिजनेस का प्रॉफिट उसको दे रहे हैं एज ए कंसिडरेशन। मैंने रामलाल से उसका पूरा बिजनेस 30 करोड़ में खरीदा और मैं और मेरे दोस्त मिलकर पार्टनरशिप चला रहे हैं अब, और दुकान का नाम वही है MDH मसाले। तो दादाजी से हमने बिजनेस खरीद लिया MDH मसालों का। MDH मसाले नाम का बिजनेस अब हमारा। तो दादाजी को हमने 30 करोड़ की जगह 25 करोड़ ही दिए और बोला बचे हुए 5 करोड़ आपको एक साल में, मतलब 5 साल में 1 करोड़ करके चुकाएंगे। तो क्या अब MDH मसाला बिजनेस के ओनर हम दोनों हैं, राज और मैं, मेरा दोस्त और मैं? बोलो हाँ। अब हम जब कमाएंगे प्रॉफिट इस साल 10 करोड़ का, तो उसमें से 1 करोड़ MDH वाले दादाजी को देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि उनको पैसा बजा बाकी ना, कंसिडरेशन पूरा कहा दिया है अभी, 30 में से 25 करोड़ ही दिए। तो 5 साल तक हम उनको उनका 1 करोड़ चुकाएंगे, छठे साल वो फिर प्रॉफिट मांगने आ जाएंगे। बोले क्यों? बोले मेरे साथ प्रॉफिट शेयर कर लिया, अब मैं पार्टनर। बोले नहीं नहीं नहीं, किसी के साथ प्रॉफिट शेयर करने मात्र से कोई व्यक्ति आपका पार्टनर नहीं हो जाता, उसके साथ आपके पार्टनरशिप का रिश्ता क्रिएट नहीं हो जाता, नहीं हो जाता। बोलो आया? है ना? पक्का? चल, एग्जिस्टेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, ट्रू टेस्ट। तो फाइनली क्या, सब बातें पढ़ने के बाद अंत में घूम फिर के गाड़ी वहीं आ गई वापस। पार्टनरशिप का ट्रू टेस्ट क्या है? सब देख लिया भैया। इन लोगों के साथ भी प्रॉफिट शेयर हो रहा था, सर्वेंट के साथ, विडो या चाइल्ड के साथ, प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस, या जिससे गुडविल खरीदी है, या जिसने हमको पैसा लेंड किया, उधार दिया है। प्रॉफिट शेयर तो बहुत लोगों के साथ कर लिया, लेकिन पार्टनरशिप क्रिएट नहीं हो। पार्टनरशिप तो जब ही क्रिएट होगी जब 1 करे और सब भरे, 2 करे और सब भरे, 3 करे और सब भरे, सब करे और सब भरे, यानी कि म्यूचुअल एजेंसी होना चाहिए। बोलो आया?
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन आंसर तो अपन करेंगे ही। डिफरेंस बिटवीन, सारे डिफरेंस बिटवीन करने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। 11 12 में भी हम लोगों ने, रेगुलर बैच में भी पढ़े हुए हैं। डिफरेंस बिटवीन तो वैसे ही याद है सारे, एक बार नजर मारनी है। डिफरेंस बिटवीन इसलिए भी नहीं पढ़ना है क्योंकि पार्टनरशिप क्या होती है जानते हैं, एचयूएफ क्या होती है जानते हैं, कंपनी की फीचर्स पढ़े भी हैं, एलएलपी भी पढ़ेंगे इसी, कंपनी भी पढ़ेंगे इसी। तो अगर तीनों बिजनेस पढ़ लेंगे और फीचर्स आते हैं तो फिर फीचर पे हम खुद ही डिफरेंस बिटवीन बना लेंगे। तो डिफरेंस बिटवीन आपकी वंडर बुक में अलग से दे भी रखी पूरी लिस्ट है ना, वो लर्न करने के। डिफरेंस बिटवीन आपको यहीं पे छोड़ना है। होमवर्क क्या मतलब, ये डिफरेंस बिटवीन की होमवर्क रहेंगे, आया समझ में? घर जाके पढ़ना है डिफरेंस सारे। बताओ भाई, एक यूनिट कंप्लीट हो गई क्या आज पार्टनरशिप की? ले, ये पढ़ना है आप छोटी सी। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि किसी के साथ अगर हम प्रॉफिट शेयर करें तो उसके साथ हमारी पार्टनरशिप नहीं बन जाती, तो उसकी हेडिंग क्या बनेगी? ये वो लोग हैं जिनके साथ प्रॉफिट शेयर करने मात्र पर भी इनके साथ पार्टनरशिप डीम मत करना, पार्टनरशिप का रिश्ता मत मानना। ठीक, क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। अब मैं पढ़ा रहा हूं कि ये वो लोग हैं, ये वो कंडीशन है जब पार्टनरशिप का रिश्ता होने के बावजूद भी कोर्ट नहीं मानेगा कि आप पार्टनर थे। अंतर समझ में आया? राज और सिमरन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, पर इतने चिपक के बैठे हैं गाड़ी पे कि किसी को कंफ्यूजन होगा कि ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, तो हमको ये बोलना पड़ेगा कि भैया इनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मत मान लेना, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि सही में भी नहीं है। एक तो ये स्टेटमेंट है, बोलो। और दूसरा, राज और सिमरन दोनों वो सही में भी हस्बैंड वाइफ हैं, पर हमने कह दिया कि हम नहीं मानते। क्यों? क्योंकि कोई सबूत नहीं है। एक में आप मान सकते थे तो हमने बोला कि मत मानना, दूसरे में वो सही में भी हैं लेकिन हम नहीं मान रहे क्योंकि सबूत नहीं है। इन दो न मानने में अंतर समझ में आया? एक में होते हुए भी नहीं मान रहे हैं और दूसरे में नहीं होते हुए भी आप मान लेते, इसलिए बोलना पड़ा कि मत मानना। लॉजिक समझ में आया? बहुत शार्प। तो बताइएगा, क्या आपने पार्टनरशिप का कोई रिकॉर्ड रिटेन नहीं किया है? टर्म्स एंड कंडीशन का मतलब डीड नहीं बनाई है, टर्म्स एंड कंडीशंस का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया है, मतलब डीड नहीं बनाई है, तो क्या हम ये मानेंगे कि आप पार्टनर नहीं थे? सबूत ही नहीं है। चलो ये छोड़ो, इसकी जगह आपने और में अगर कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर ली होती जिसको पार्टनर इंस्पेक्ट कर सकते हो, तो भी समझते कि आप पार्टनर थे, इतने साल से आपकी पार्टनरशिप थी, पर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन नहीं की। चलो ये भी नहीं, कोई बात नहीं, आपने पार्टनरशिप के नाम से कोई बैंक अकाउंट खुलवा लिया होता तो भी सबूत मिल जाता कि आपकी पार्टनरशिप थी, पर आपने तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं खुलवाया। चलो ये भी ठीक है, ये भी कोई बात नहीं। और आखिरी, अगर आपने डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट, यानी एक तरीके से आरओएफ, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ प्रोक्योरमेंट को कोई इंटीमेशन लिख के दे दिया होता जिससे कि वो आपकी न्यूली क्रिएटेड पार्टनरशिप को रजिस्टर कर लेता, तो भी सबूत हो जाता कि आपकी पार्टनरशिप है, पर आपने ये भी नहीं किया। अगर ये कर लेते, ये कर लेते, ये कर लेते, चारों में से कोई एक भी काम कर लेते, तो कोई तो सबूत होता कि आप दोनों पार्टनर थे 10 साल से। बोलो हाँ। पर मजे की बात है, आपने ये भी नहीं किया, एंड ये भी नहीं किया, एंड ये भी नहीं किया, एंड ये भी नहीं किया, चारों ही काम नहीं किए और एक सबूत नहीं आपके पास कि आप 10 साल से पार्टनर थे। तो कोर्ट में गए तो कोर्ट ने कह दिया कि भाई साहब, शांति रंजन दास गुप्ता वर्सेस दशरथ मुरजमल, कोर्ट ने कहा कि आप भले ही पार्टनर होंगे लेकिन हम आपको पार्टनर कंसिडर नहीं करेंगे, फर्म, यह फर्म है ही नहीं हमारी निगाह में, कोई पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है। अब समझ में आया अंतर क्या है? वो लोग पार्टनर नहीं थे शुरू में, लेकिन हमको लग रहा था कि प्रॉफिट शेयर कर रहे इसलिए पार्टनर हैं, तो लॉ ने बोला कि नहीं, इनको पार्टनर मत मानना। और ये लोग पार्टनर थे लेकिन इन्हें सबूत नहीं रखे, चारों में से एक भी सबूत नहीं रखा है, तो कोर्ट का कहना है भले ही होंगे पर हम नहीं मानेंगे। अंतर समझ में आया? चार बच्चों, अगला पार्टनर्स के टाइप, राइट्स, ड्यूटीज और लायबिलिटीज। यूनिट सेकंड, बड़ा यूनिट है सबसे बड़ा। चल, पार्टनरशिप के प्रकार। सबसे पहले पार्टनरशिप मेनली दो प्रकार की, मॉड्यूल में 4 प्रकार के दिए, अपन सब चारों पढ़ेंगे। तो वैसे पार्टनरशिप सबसे पहला प्रकार है फिक्स टर्म वाली पार्टनरशिप। मैंने और राज ने मिलकर 3 साल की पार्टनरशिप बनाई है, तो टर्म या टेन्योर, टाइम पीरियड इसका फिक्स है। तो ये कौन सी वाली पार्टनरशिप हुई? पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड टर्म। और ये पार्टनरशिप जब फिक्स टर्म पार्टनरशिप पूरी हो जाती है और उसके बाद अगर आप बिना कुछ बोले कंटिन्यू करो तो अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाती है? पार्टनरशिप एट विल में। दूसरी पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जो कि एक पर्टिकुलर वेंचर या प्रोजेक्ट के लिए होती है। मेरे और राज को मध्य प्रदेश सरकार ने एक कॉन्ट्रैक्ट दिया है, हम दोनों ने एक पार्टनरशिप बनाई है कि नर्मदा नदी के ऊपर एक डैम बनाना है।
तो मेरा भी कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज है, उसकी भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की एक्सपर्टीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की। तो हम दोनों अलग अलग लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप बनाई है फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम। और ये डैम जब कंस्ट्रक्ट हो जाएगा पूरा, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। तो क्या एक पर्टिकुलर वेंचर, प्रोजेक्ट, टास्क या एडवेंचर के लिए जो पार्टनरशिप बनाई जाती है उसको बोलते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप, बराबर। और मजे की बात, ये टास्क या वेंचर पूरा होने के बाद हम नए नए और टास्क ले बिना आगे फर्दर डिसाइड किए कि आगे कब तक चलाएंगे, तो फिर ये आगे जब कंटिन्यू कर लेते हो ऑटोमेटिकली, तो ये पार्टनरशिप भी किस में कन्वर्ट हो जाती है? पार्टनरशिप एट विल में। जैसे ही ये बताया, तो फिर अगला आपका प्रश्न ये उठेगा कि भाई फिर पार्टनरशिप एट विल किसको बोलते हैं? विल यानी इच्छा। तो पार्टनरशिप एट विल मतलब वो साझेदारी, वो पार्टनरशिप जो इच्छा पे चलती है, जब इच्छा हो खत्म हो जाएगी, जब इच्छा हो बंद कर सकते हो। मतलब आया? अच्छा, मजे की बात, 3 पार्टनर है और तीनों ने पार्टनरशिप बनाई है एट विल, मतलब तीनों की इच्छा पे कभी जब चाहो तब बंद हो सकती है। तीनों की इच्छा मतलब तीनों में से किसी की भी इच्छा पे कभी बंद हो सकती है। तो एबीसी 3 पार्टनर है और किसी ने रैंडमली ए ने बोल दिया कि फॉर्म बंद करो, तो पूरी फॉर्म बंद कर सकता है। तो बी और सी की अगर इच्छा नहीं भी है फॉर्म बंद करने की, तो भी पूरी की पूरी फॉर्म बंद करना पड़ेगी। आ रही बात समझ में? बी ने बोल दिया किसी दिन फॉर्म बंद करो तो बंद करना पड़ेगी, सी ने बोल दिया फॉर्म बंद करना हो तो बंद करना पड़ेगी, ठीक। लेकिन एक ऑप्शन और है, पूछो क्या? ए ने बोल दिया कि मैं जा रहा हूं, मैं रिटायर हो रहा हूं, विल इच्छा पे, तो फिर ए चला जाएगा, बी और सी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मतलब इच्छा किसकी रहेगी? हर एक पार्टनर की। और इच्छा क्या रहेगी? 2 ऑप्शन है, या तो पूरी फॉर्म बंद कराओ, या अगर अच्छे सज्जन आदमी हो तो खुद छोड़ के जाओ, बस। पहुंच रही बात? समझ में आया क्या बोला? या तो पूरी फॉर्म बंद कराओ या सिर्फ खुद छोड़ के जाओ, 2 ऑप्शन है। 2 तरह के बच्चे होते थे बचपन में, याद करो। एक सज्जन बच्चा, एक दुर्जन बच्चा। सज्जन बच्चा जब मम्मी बुला लेती थी बीच में, चलो बेटा, तो वो अपने बैट बॉल लेके नहीं जाता था, बोले तुम खेलो, तो रख लेना राजू अपने पास बैट बॉल, कल फिर ले आना खेलने, मेरे बैट बॉल है पर तुम लोग खेलो, मैं जा रहा हूँ, मम्मी ने बुलाया है, ठीक। दुर्जन बच्चा क्या बोलता था? मम्मी ने बुलाया तो ले भैया मेरे बैट बॉल है, मैं ले जा रहा हूँ। तो बोले हम खेल लेंगे ना यार, मैच तो पूरा होने दे। बोले नहीं मैं तो जा रहा हूँ। तो खुद नहीं खेलता था तो दूसरों को भी खेलने नहीं देता था। याद आया? बिल्कुल वैसे ही पार्टनरशिप एट विल है कि अगर एक पार्टनर की भी विल यानी इच्छा हुई कि पूरी की पूरी फॉर्म बंद कराना है, तो दुर्जन पार्टनर वो अगर उसने बोल दिया फॉर्म बंद होगी, तो उसको बाकी पार्टनर्स को सिर्फ नोटिस देना है, सूचना कि बंद करना है, और वो फॉर्म बंद होगी, भले ही बाकी पार्टनर कंटिन्यू करना चाहते हैं उसके बाद भी। पर अगर वो सज्जन हुआ तो फिर एक ऑप्शन और है उसके पास पार्टनरशिप एट विल में कि मैं जा रहा हूं, तुम लोग कंटिन्यू कर लो। बोलो समझ में? तो पार्टनरशिप एट विल एक रिस्की बिजनेस हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कोई भी व्यक्ति कभी भी छोड़ के जा सकता है, और अगर और ज्यादा बुरा करना होगा तो कभी भी पूरी की पूरी फॉर्म बंद करा सकता है। अब क्या होगा? अब पूरी फॉर्म बंद करने के बाद आपको नए सिरे से ए को तो जाना है, पूरी फॉर्म बंद करा दी उसने, तो बी और सी को नई पार्टनरशिप फॉर्म बनानी पड़ेगी, सेम बिजनेस करना पड़ेगा। और उन्हीं में से कोई पार्टनर गुडविल खरीद लेगा रियलाइजेशन अकाउंट बना के, और फिर नए सिरे से उसी गुडविल उसी नाम के साथ अगले दिन नई पार्टनरशिप खोल लो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो पुरानी वाली फॉर्म अगर सामने वाला बोल के गया कि पूरी बंद करो, तो पूरी की पूरी फॉर्म ही बंद करना पड़ेगी। समझ में आया? बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप एट विल हो गया। क्या पार्टनरशिप एट विल को कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं एट एनी टाइम? बस मेरी ऐसी विलिंगनेस, इच्छा है, इस बात का क्या देना पड़ेगा आपको? नोटिस देना पड़ेगा। अच्छा, अगर पार्टनरशिप की ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, या कब या कैसे बंद होगी, डिटर्मिनेशन यानी क्लोजर, डिटर्मिनेशन यानी क्लोजर, बंद कैसे होगी पार्टनरशिप फॉर्म, इस बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, और कब होगी इस बारे में भी कुछ नहीं लिखा है, तो समझ जाओ कि वो पार्टनरशिप एट विल है। पता कैसे लगाओगे कि पार्टनरशिप एट विल है कि पर्टिकुलर पार्टनरशिप है? तो बोले या तो उनके बीच में ओरल एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हो, कुछ भी नहीं बोला हो, या रिटर्न डीड में भी कुछ भी नहीं लिखा हो कि कब खत्म होगी और कैसे खत्म होगी, और वेंचर भी नहीं है, तो समझ जाओ कुछ नहीं लिखा हो तो ये कौन सी है? पार्टनरशिप एट विल है। बहुत बढ़िया। जनरल पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? बोले वो पार्टनरशिप जो जनरल बिजनेस के लिए की जाती है, जनरल मतलब जिसमें कुछ भी डिसाइड नहीं किया जाता है, और जिसके पार्टनर्स की एसेट्स और लायबिलिटीज किसी वेंचर तक सीमित नहीं होते हैं, बल्कि बिजनेस इन जनरल, जब तक बिजनेस जनरली चलेगा तब तक उनके एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों चलते हैं। देखो वेंचर वाली पार्टनरशिप में क्या होता है कि इस वेंचर के हम पार्टनर हैं, तो इस वेंचर में जो लायबिलिटीज है बस हमको वही चुकाने, इस वेंचर के अलावा हम पर्सनली क्या करते हैं वो चुकाने नहीं है। अरे बात समझ में? लेकिन जनरल पार्टनरशिप में कोई वेंचर थोड़ी है, चले जा रहा है बिजनेस लगातार, और जितना जितना बिजनेस आगे बढ़ता जाएगा असेट भी हमारी बनती जाएगी, और जो जो लायबिलिटीज है वो भी हमको भुगतते ही जाना है। बिजनेस इन जनरल के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं जनरल पार्टनरशिप।
जनरल पार्टनरशिप कोई बहुत कन्विंसिंग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक तरीके से एट विल में आ जाएगी या फिर फिक्स्ड ड्यूरेशन में आ जाएगी, क्योंकि ये वेंचर का ऑपोजिट है। कोई वेंचर ना हो तो उसको कौन सी पार्टनरशिप बोलते हैं? जिसमें कोई पर्टिकुलर वेंचर नहीं बनाया उसको कौन सी पार्टनरशिप बोलते हैं? जनरल। और वो जो जनरल होगी या तो वो टाइम पीरियड वाली जनरल होगी या एट विल वाली जनरल होगी। आया समझ में? पार्टनर के प्रकार। अब देखो पार्टनर के प्रकार को एक काम करते हैं अपन, मेरा जो चार्ट है हमेशा की तरह उससे करें अगर आप बोलो तो। देखा ना आपने? जल्दी से आता है 2 मिनट में। एक्टिव पार्टनर का दूसरा नाम एक्चुअल पार्टनर या ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब जो नजर ही आता है, सबको दिखाई देता है। क्या जनता उसको जानती है? हाँ, ही इज नोन टू आउटसाइडर। क्या उसकी लाइबिलिटी जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड है? जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड का अर्थ क्या है? कि पार्टनर्स को जॉइंटली चुकाना है पहले तो मिलजुल के, और अगर कोई इंसॉल्वेंट हो रहा है किसी के पास नहीं है तो सेवरली यानी अलग से, सेवरली यानी अलग से बचे हुए को उसका हिस्सा भी चुकाना है। हाँ, अगर तीनों के पास ही खत्म हो जाए और फर्म के कर्जे फिर भी चुका नहीं पाए, कम पड़ जाए एसेट्स, तो इंसॉल्वेंट, तो पूरी फर्म इंसॉल्वेंट हो जाएगी और सारे पार्टनर भी इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी एक के पास भी अंत में सारे पैसे बच रहे हैं, बहुत सारे पर्सनली एसेट बहुत सारी है, घर पे भी बहुत पैसा है, 200 करोड़ का बंगला है, तो अगर बाकी 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए हो तो जॉइंटली तो चुकाना ही है बराबरी से, पर अगर बाकी 2 इंसॉल्वेंट हो जाए और अगर उनका हिस्सा भी आपको चुकाना पड़ जाए तो आप मना नहीं कर सकते हो कि हमारी तो इतनी लिमिट थी कि 9 लाख का कर्जा है तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख, बस 3 लाख ही मेरी लिमिट है। नहीं, 9 लाख का कर्जा तीनों चुकाओ, 3-3-3, और अगर वो दोनों सिर्फ 1-1 लाख ही चुका पा रहे हैं, कम पड़ रहा है, तो उन दोनों का जो कम पड़ गया डेफिसिट 2-2 लाख, वो तू तेरे 3 प्लस उन दोनों के 2-2 यानी कि 7 लाख तेरे को पूरे चुकाने पड़ेंगे, सेवरली यानी अलग से भी। अब समझ में आया? तो जॉइंटली चुकाने और जॉइंटली नहीं चुक पाए तो सेवरली भी चुकाने, पर चुकाना पूरा है, वो उसे लेंगे ना। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो फिर, क्या कैपिटल में कंट्रीब्यूट करता है एक्टिव पार्टनर? हाँ। प्रॉफिट का शेयर लेता है? हाँ। लॉस का शेयरिंग, लॉस का बेयरिंग? हाँ। और क्या जनता उसको जानती है इसलिए रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस भी देना पड़ेगा? दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जिसको जनता जानती है उसको रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना है, जिसको जनता जानती है उस पार्टनर को रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। नॉन टू आउटसाइडर? हाँ, इसीलिए पब्लिक नोटिस रिटायरमेंट पे देना पड़ेगा। अब इसी तर्ज पे आप सोचो, 1 2 3 4 5 6 7, पहले तो एक लाइन में मीनिंग बता दो इसका। एक्टिव पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, और उसके बाद ये 6 सेंटेंस बना दोगे आप। शेयर द प्रॉफिट, शेयर द लॉस, कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, तो आपके 7-8 पॉइंट ये हो गए एक्टिव पार्टनर के ऊपर। आसानी से बोलो हाँ, ठीक। इसी तरह से हर प्रकार के पार्टनर पे 6 से 7-7 पॉइंट बना सकते हो। चार्ट अच्छा है ये टेबल। चलो अगला, स्लीपिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? बोले जनता इसको नहीं जानती है, तो सबसे पहले मीनिंग क्या है? स्लीपिंग पार्टनर मीन्स अ पार्टनर हु डज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ही इज नॉट नोन टू द पार्टनरशिप फर्म, ही इज ऑल्सो नोन एज डोरमेंट पार्टनर। उसकी लाइबिलिटी लेकिन जॉइंटली और सेवरली, हाँ अलग से कोई अग्रीमेंट किया हो कि चल तेरी लिमिटेड है तो बात अलग है, अदरवाइज स्लीपिंग पार्टनर की लाइबिलिटी भी कुछ नहीं बोलो तो अनलिमिटेड होती है। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्रॉफिट भी लेता है, लॉस भी लेता है, लेकिन रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। जनता जानेगी तो पब्लिक नोटिस देना है, जनता नहीं जानेगी तो पब्लिक नोटिस नहीं देना है। एकदम शार्प तरीके से चल रहा है सब कुछ, बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स किसको बोलते हैं बेटा? वो जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए पार्टनर बना है, लॉस शेयर करने के लिए पार्टनर नहीं बना है, ठीक है। तो क्या इसको जनता जानती है? हाँ, तो जनता जानती है अगर, तो लाइबिलिटी भी जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड होगी, चुकाना पूरा है। देखो लाइबिलिटी की बात कर रहे हैं, लॉस नहीं ले रहा है वो, लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होगी ना, क्योंकि लॉस और लाइबिलिटी में अंतर है। बहुत बढ़िया। क्या वो क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? हाँ। प्रॉफिट लेता है? हाँ। लॉस नहीं लेता, पर चूंकि जनता जानती है इसलिए उसको रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। बहुत अच्छा। नॉमिनल पार्टनर मतलब नाम मात्र का पार्टनर। हम 2 दोस्त विराट कोहली के पास गए, याद आया, और उससे बोला कि तो यार हम दोनों क्रिकेट अकेडमी खोल रहे हैं, दोनों दोस्त बचपन के तेरे दोस्त हैं, गली क्रिकेट साथ में खेला, रणजी ट्रॉफी तक साथ में खेले, तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया, तो अगर नाम ले देगा, ये बोल देगा मार्केट में कि मैं तू भी इस फर्म का पार्टनर है हमारी फर्म का, तो बहुत बच्चे आ जाएंगे, भीड़ पड़ जाएगी हमारे यहाँ। तो विराट कोहली ने कहा कि बचपन का तुम्हारा एहसान है मेरे दोस्तों पे, एहसान है मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिल तुम्हारे प्यार का हमारा है दोस्तों, तो तुम्हारा एहसान है यार
अगर मेरा नाम दे देने से, नॉम, नॉमिनल, नॉमेनक्लेचर, नॉमिनेट, नॉम यानी नाम, रूट वर्ड, बोलो हाँ। अगर मेरा नाम देने मात्र से तुम्हारा फायदा होता है तो मैं भी बड़े दिल का हूं, क्या बात है मेरा नाम यूज कर लो यार। बोले नहीं लूंगा प्रॉफिट, लॉस भी बेयर नहीं करूंगा, ठीक है तुमको नहीं चाहिए तो कैपिटल भी कंट्रीब्यूट नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ मेरा नाम ही लेना है, नाम यूज कर लो, नॉमिनल पार्टनर। आया समझ में? नॉमिनल पार्टनर। तो नॉमिनल पार्टनर को जनता जानती है कि नहीं जानती है? जनता जाने इसलिए तो लाए हैं कि उसके नाम से हम कमा ले, बोलो हाँ। तो जनता जानती है, ऊपर से पढ़ना आ रहा है, नोन टू आउटसाइडर्स, जनता जानती है उसकी लाइबिलिटी। अब जनता जानती है तो फिर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी जॉइंटली एंड सेवर। कल को कर्जे चुकाने की बारी आ गई, प्रॉफिट लॉस तो नहीं लेगा, पर कर्जे अलग होते हैं ना, लाइबिलिटी बैलेंस शीट में होती है, लॉस कैपिटल अकाउंट में होते हैं। लॉस नहीं ले रहा है, लाइबिलिटी तो आउटसाइडर को चुकानी की ना, बोलो हाँ, वो तो पूरी चुकानी पड़ेगी। कल को पेरेंट्स आ जाएंगे कि आपके अकेडमी में बच्चों को ठीक से सिखाई नहीं रहे हो, पैसे ले लिया आपने, तो विराट कोहली के घर भी जा सकते कि भाई क्या सिखा रही है आपकी अकेडमी। आया? लाइबिलिटी अनलिमिटेड जॉइंटली एंड सेवरली। क्या वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? नहीं। प्रॉफिट लेता है? नहीं। लॉस लेता है? नहीं। और रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट नॉन टू आउटसाइडर्स, रिटायरमेंट का पब्लिक नोटिस देना ही पड़ेगा। सटल तरीके से लॉजिक डेवलप करें आपके। इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम करना तो आना पड़ेगा बेटा। कॉन्सेप्ट जब आप पढ़ते हो, सुनो, जैसा लगता है कि हाँ यार आता तो है, सब तो आता है, क्या नहीं पढ़ा था, सब तो पढ़ा था पहली बार में, बोलो हाँ। प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? लिखने में। आया समझ में? लिखने में कोताही मत बरतना। पहुंच गई क्या बात, क्या बोल रहा हूँ? लिखने में आलस मत करना। सब पार्टनर किसको बोलते हैं? अब ये कोई प्रॉपर पार्टनर का प्रकार नहीं है, ठीक। सब पार्टनर किसको बोलते हैं? पार्टनर का पार्टनर, जो पार्टनर अपने अंडर अपॉइंट करता है, उसके किए के लिए फर्म लायबल नहीं होती, फर्म के किए के लिए वो लायबल नहीं होता, उसके साथ किसी की म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है, और इन दोनों की भी आपस में कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं होती है। बस वो एक मेरा पर्सनल पार्टनर है जो सिर्फ मेरे प्रॉफिट का, लॉस का भी नहीं, सिर्फ मेरे नाम का जो प्रॉफिट आएगा, फर्म के प्रॉफिट में नहीं, फर्म के प्रॉफिट में जो पार्टनर का प्रॉफिट है, उस पार्टनर के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा मिलेगा, वो भी सिर्फ प्रॉफिट का, एसेट्स का नहीं। ट्रांसफर ऑफ पार्टनर इंटरेस्ट में प्रॉफिट और एसेट दोनों पूरी जाती है, यहाँ पे एसेट नहीं जाती, प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट भी पूरा नहीं जाती, प्रॉफिट का एक हिस्सा जाता है, ये अंतर है, बोलो हाँ। क्या रहा? तो उसको बोलते हैं सब पार्टनर। बहुत बढ़िया। सब पार्टनर को जनता जानती है क्या? नहीं। लाइबिलिटी बोले नो लाइबिलिटी, जीरो, उसके किए के लिए फॉर्म और फॉर्म के किए के लिए वो लाइबल नहीं होता। कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है? नहीं। प्रॉफिट? नहीं। फॉर्म का प्रॉफिट नहीं लेता ना, पार्टनर के हिस्से में हिस्सा मांगता है, वो उससे मांगेगा, अभी तूने मेरे को बोला था दे। फॉर्म के प्रॉफिट में उसका डायरेक्ट हिस्सा नहीं है। लॉस लेता है? नहीं। और पब्लिक नोटिस तो एप्लीकेबल ही नहीं है, पार्टनर रिटायर हो तो पब्लिक नोटिस लगता है, ये पार्टनर थोड़ी, तो सब पार्टनर है, एप्लीकेबल ही नहीं पब्लिक नोटिस का कॉन्सेप्ट। बोलो आया? पार्टनर बाय स्टॉपेल या होल्डिंग आउट किसको बोलते हैं, पहले मीनिंग समझ लो। जब कोई व्यक्ति अपने आप को होल्ड आउट यानी कि प्रदर्शन, होल्ड आउट यानी प्रदर्शन करता है कि मैं पार्टनर हूं, जबकि वो पार्टनर नहीं है, तो जो बाकी पार्टनर है उनको मना करना चाहिए कि ये पार्टनर नहीं, लेकिन वो मना नहीं कर रहे हैं, तो होल्डिंग आउट हो गया कि नहीं हो गया? उसने अपने आप को प्रदर्शित किया है। और फिर जिन्होंने मना नहीं किया है, कल को बाद में वो मना करेंगे तो उनको हम क्या कर देंगे, ए भाई स्टॉप, अब तो मना नहीं कर सकता, अब तो हम तुमको पार्टनर ही मानेंगे, और इसके किए के लिए तो लायबल है और तुम्हारे किए के लिए ये लायबल है। तो वो रिश्ता जो असल में तो पार्टनरशिप का नहीं है, लेकिन प्रदर्शन से या मना नहीं किया था इसलिए स्टॉप करके हम तो यही मानेंगे कि तुम पार्टनर हो, इसलिए बोलते हैं पार्टनरशिप बाय स्टॉपेल या पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट। और इतना ही नहीं, अगर कोई सही में भी पार्टनर था फर्म का और रिटायर हुआ और उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया है, तो उसको भी हम पार्टनरशिप बाय होल्डिंग आउट ही मानते हैं, रिटायर होने के बावजूद भी, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया है। क्योंकि जनता के मन में अगर ये इंप्रेशन है अभी भी कि ये पार्टनर है, तो उसको फिर पार्टनर ही माना जाएगा, भले ही वो असल में नहीं हो, अंदर से। आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत सही। तो क्या जनता जानती है उसको? नहीं, सारे तो नहीं जानते, लेकिन जिन लोगों के सामने प्रदर्शन किया है, तो सम आउटसाइडर्स, कुछ लोग तो उसको जानते हैं। तो उसकी लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? बोले जितने ट्रांजेक्शन उसके होल्डिंग आउट के कारण हुए, उन ट्रांजेक्शंस की तो उसकी जॉइंटली एंड सेवरली अनलिमिटेड है। बाकी पार्टनरशिप फर्म के पिछले 10 सालों को जो कर्जे, उसके लिए वो लायबल, क्योंकि वो फर्म का असल में तो कोई पार्टनर है ही नहीं, बस उसके उस रिप्रेजेंटेशन या होल्डिंग आउट के चक्कर में जो धोखाधड़ी हुई और जो लोगों के मन में गलत इंप्रेशन गया है, बस उतने के लिए ही वो लायबल है, ठीक। कैपिटल लाता है? नहीं। प्रॉफिट लेता है? नहीं। लॉस लेता है? नहीं। और पब्लिक नोटिस देना पड़ता है? नहीं। पार्टनर ही नहीं वो असल में तो
तो जब पार्टनर ही नहीं तो क्या रिटायर होगा, और रिटायरमेंट पे पब्लिक नोटिस लगता है। रिटायर ही क्यों होगा, रिटायर वो हो जो पार्टनर बनाओ। बोलो हाँ, पक्का। और माइनर एज ए बेनिफिशियरी का क्या हिसाब किताब है पार्टनरशिप फॉर्म में? माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बोला मे और मे नॉट भी। दुनिया जानती कि ये माइनर भी इस फॉर्म में है, अच्छी बात है। दुनिया नहीं जानती तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जाने तो भी ठीक, नहीं जाने तो भी ठीक। दूसरा, माइनर की लाइबिलिटी कितनी है? लिमिटेड अप टू हिज शेयर इन द फॉर्म्स एसेट्स एंड प्रॉफिट्स। कैपिटल लाता है? नहीं। प्रॉफिट लेता है? हाँ। लॉस लेता है? नहीं। और माइनर जब तक माइनर है तब तक तो पब्लिक नोटिस नॉट एप्लीकेबल है, लेकिन अगर मेजर हो जाए तो उसको फिर ऑप्शन वाला पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। ऑप्शन अगर उसने चूज किया हो पार्टनर बनने का तो भी पब्लिक नोटिस देना है, और पार्टनर नहीं बनने का ऑप्शन चूज कर रहा हो तो भी पब्लिक नोटिस देना है। लेकिन एज ए बेनिफिशियरी अगर बीच में छोड़ के जा रहा हो तो पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। मुझे बताओ ये चार्ट बहुत काम का चार्ट है कि नहीं? है ना, तबीयत से बनाया, मेहनत करके, बहुत शार्प। ये हो गया, सारे पार्टनर हो गए। अब दो पढ़ो, इनकमिंग पार्टनर और आउटगोइंग पार्टनर, ये छोटे थे। इनकमिंग पार्टनर किसको बोलते हैं? जो फॉर्म में आ रहा है। तो इनकमिंग पार्टनर फॉर्म में जिस दिन आ रहा है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर आएगा, लेकिन अगर डीड में अदरवाइज अग्रीड हो कि मेजोरिटी से भी आ सकता है तो मेजोरिटी से भी आ सकता है। कुछ नहीं लिखा हो तो जनरल रूल इज विद द कंसेंट ऑफ, और ये रूल माइनर पे भी लगाना, एडमिशन पे भी लगाना, कोई भी अगर फॉर्म में आ रहा है तो जनरल रूल इज विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर्स। और एक्सेप्शन क्या है कि अगर डीड में लिखा हो कि ऑल की जरूरत नहीं, मेजोरिटी से भी होगा, तो फिर इवन मेजोरिटी से भी एडमिशन या मेजोरिटी से भी माइनर को बेनिफिशियरी बना सकते हैं। चलो ये तो आपको आता है। तो फॉर्म में जब वो आया उसके पहले से फॉर्म ने जो कर्जे वगैरह कर रखे हैं, जो काम कर रखे हैं, उनके लिए वो लायबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके आने के पहले फॉर्म ने जो करेगा उसके लिए लायबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो आने के बाद बोले कि मैं तो पुराने कर्जों के लिए भी लायबल हूं, खुद अपनी मर्जी से पुराने कर्जे के लिए भी लायबल होना चाहे और बाकी पार्टनर के साथ कंसेंट देके अग्रीमेंट कर ले कि मैं तो पुराने भी चुकाऊंगा मिलजुल के, तो वो लायबल हो भी सकता है। लेकिन तब भी पुराने कर्जों के लिए पुराने जो क्रेडिटर्स हैं वो डायरेक्टली उससे नहीं मांगेंगे, वो तो फॉर्म से ही मांगेंगे उन्होंने फॉर्म को दिए थे। बाद में पार्टनर बोल सकते हैं कि हमारी तेरी हमारी प्रिविटी है, अपने बीच में प्रिविटी, तूने हमारे साथ अग्री किया था कि तू हिस्सा देगा तो ले दे, हमने तो चुका दिया, अब तो तेरा हिस्सा दे। तो बाकी पार्टनर बाद में उससे मांग सकते हैं। लेकिन नया पार्टनर डायरेक्टली पुराने कर्जों के लिए पास्ट क्रेडिटर्स के प्रति डायरेक्टली लायबल नहीं होगा। इवन इफ वो ले भी रहा हो वो लाइबिलिटी अपने सिर पे तो भी डायरेक्टली लायबल नहीं होगा। अब आया समझ में? अच्छा, अब ये रूल लगाना। अच्छा, ऑल द बेस्ट बेटा, 15th को आपका बर्थडे है, सितंबर। गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस और ऑल द बेस्ट, पेपर भी अच्छा जाएगा। चलो, आउटगोइंग पार्टनर किसको बोलते हैं? जो बाहर जा रहा है, मतलब रिटायर हो रहा है। तो क्या रिटायरिंग पार्टनर फॉर्म में जिस दिन बाहर गया है, अच्छा कितने तरीके से कोई पार्टनर आउटगो हो सकता है? 4, या तो रिटायरमेंट या डेथ या एक्सपेल्शन या इंसॉल्वेंसी। बाहर जाने के लिए हम क्या लेते हैं? सवारी। सवारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइड। राइड मतलब रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, डेथ और एक्सपेल्शन। ये हो गया यार, बोलो हाँ। आउटगोइंग के तरीके 4, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, डेथ और एक्सपेल्शन। तो राइड लेके बाहर गया कौन? आउटगोइंग पार्टनर। और जब राइड लेके बाहर गया तो जिस दिन वो बाहर गया उस दिन के बाद के किसी भी ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं होगा। और बाहर गया ये किस दिन माना जाता है? जिस दिन पब्लिक नोटिस देता है। भले आप 10 तारीख को रिश्ता तोड़ दो पार्टनरशिप का, रिश्ता भले आपने 10 तारीख को तोड़ दिया हो, सुनना ध्यान से, लेकिन पब्लिक नोटिस अगर 15 को दिया है तो आपकी रिटायरमेंट की डेट 15 तारीख की मानी जाएगी। आउटसाइडर के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे हम रिटायरमेंट की डेट, आया समझ में? तो फिर 15 तारीख के जितने भी कर्जे हैं फॉर्म के, 12, 13, 14 को भी जो लिए हैं उसके लिए तो लायबल होगा। भले ही तो 10 तारीख को बाकी पार्टनर से बात करके आ गया था, रिटायर हो गया था, पर जिस दिन पब्लिक नोटिस दिया जाता है उस दिन तेरा असल रिटायरमेंट माना जाता है, और उस दिन के पहले के सारे कर्जों के लिए लायबल रहेगा ज्वाइंटली एंड सेवरली। बोलो हाँ। आउटगोइंग पार्टनर कब तक लायबल है? लेकिन दो ऐसे केस हैं जहां पब्लिक नोटिस देने ही नहीं है, डेथ और इंसॉल्वेंसी। डेथ में अपने आप कवर लग जाती है और मरा हुआ आदमी क्या ही नुकसान कर देगा फॉर्म का, बोलो हाँ, इससे जरूरत नहीं है। और इंसॉल्वेंसी में कोर्ट ही छाप देता है पेपर में, इसलिए इंसॉल्वेंसी में भी देने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे दो, रिटायरमेंट और एक्सपेल्शन, इन दो केस में पब्लिक नोटिस देना कंपलसरी। और नहीं दिया हो तो तब तक पार्टनर माना जाओगे जब तक कि आपने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और तब तक के सारे ट्रांजेक्शन के लिए आप लायबल रहोगे। लेकिन उसके बाद एक बार पब्लिक नोटिस दे दिया उसके बाद के ट्रांजेक्शन के लिए लायबल नहीं रहोगे। आया समझ में? बहुत बढ़िया।
लेकिन जो ट्रांजेक्शन तेरे फॉर्म में रहते हुए शुरू हो गए थे और फिनिश नहीं हुए हैं, उनके लिए भी तो तू लायबल होगा। ये भी तो है। मान लो 2 लोगों ने मिलकर पुताई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब उसने आगे के लिए तो पार्टनरशिप तोड़ दी है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिया है, ये अनफिनिश ट्रांजेक्शन तो पूरा करके जाना पड़ेगा ना, उसके पहले जा नहीं सकता, उसकी लाइबिलिटी उसके ऊपर रहेगी अनफिनिश ट्रांजेक्शन की। ठीक है ठीक है ठीक है। तो प्रश्न ये है, ये तो हुई आउटगोइंग पार्टनर की लाइबिलिटीज। आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स क्या हैं? आउटगोइंग पार्टनर के राइट्स क्या हैं? तो बोले 2 राइट है, एक सेक्शन 36 में है, एक सेक्शन 37 में। फिर पूछ रहा हूं कौन से 2 राइट्स? एक सेक्शन 36 में और दूसरा सेक्शन 37 में। 36 में लिखा है कि आउटगोइंग पार्टनर फर्म से बाहर जाने के बाद कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है और अपने कॉम्पिटिंग बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो अपने आप को फर्म का बिजनेस कर रहा हूं ये नहीं बताएगा, फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा और फर्म के कस्टमर्स को डायरेक्टली पर्सनली अट्रैक्ट या सॉलिसिट नहीं करेगा बुला बुला के, यानी कि अपनी फर्म को ठोकेगा नहीं। तो दूसरा नाम रख, उस बिजनेस को एडवर्टाइज भी कर। साड़ी का भी धंधा करते थे तुम तीनों पार्टनर, तो रिटायरमेंट ले लिया है उस फर्म से, तो सामने जाके साड़ी की दुकान खोल ले, सामने के सामने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कस्टमर को बुला बुला के नहीं ले जाएगा, सॉलिसिट नहीं करेगा। एडवर्टीजमेंट कर अपने बिजनेस का, लेकिन मैं फर्म का ही बिजनेस कर रहा हूं ये नहीं बताएगा, और अपने बिजनेस का नाम दूसरा रखेगा, फर्म का नाम इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन इसमें एक झोल और है, पूछो क्या? अगर पार्टनर्स के बीच में आपस में अग्री हुआ है रिटायरमेंट के टाइम पे या डीड में पहले से कि रिटायरिंग पार्टनर पर्टिकुलर रीजनेबल एरिया में या रीजनेबल टाइम पीरियड तक कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेगा, तो फिर ये सब हटा दो, फिर तो आप कॉम्पिटिंग बिजनेस उतने टाइम तक या उतने एरिया में, ज्योग्राफिकल एरिया में नहीं करोगे। आपको उस अग्रीमेंट का सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि आप पहले अग्रीमेंट पे साइन करके आए हो या डीड को अग्री करके आए हो। बोलो हाँ। तो डीड में कुछ नहीं लिखा हो तो कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकते हो, और डीड में लिखा हो कि नहीं कर सकते हो तो फिर नहीं कर। पर डीड में जो रिस्ट्रिक्शन होगी वो एब्सोल्यूट नहीं हो सकती, वो रिस्ट्रिक्शन कैसे होनी चाहिए? रीजनेबल। ऐसा नहीं कि जिंदगी भर नहीं कर सकते, टाइम पीरियड दोगे तो रीजनेबल 2-3 साल, एरिया भी बोलोगे तो रीजनेबल 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, एक शहर एक स्टेट आपके बिजनेस के टर्नओवर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिपेंड करेगा कि कितना रीजनेबल है। आप सोचो कि दुनिया में कहीं नहीं करेगा, ऐसे रिस्ट्रिक्शन डाल दें तो वो नहीं चलेगी, क्योंकि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। समझ में आया? तो रिस्ट्रिक्शन डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं? फिर वो रिस्ट्रिक्शन कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल। और किन 2 बातों को लेकर वो रिस्ट्रिक्शन हो सकती है? या तो टाइम पीरियड को लेकर या ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर। आया? और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन हो ही नहीं तो करो, लेकिन तब भी इतना जरूर ध्यान रखना कि फर्म का नाम, अपने आप को फर्म का पार्टनर या बिजनेस कर रहा हूं ये ऐसा, और फर्म के कस्टमर्स पे, ये तो ध्यान रखना कम से कम। ये तो अनकहा रूल है, अनस्पोकन रूल है कि आपको कस्टमर्स को सॉलिसिट, फर्म का नाम इस्तेमाल और अपने आप को पार्टनर बताना नहीं है। ये हो गया 36। क्या बोलते हो? एकदम शार्प? आपकी और मेरी कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ, मेरे को सिर्फ पेज स्क्रॉल करना है और उसके बाद बोलते जाना है। आपको मालूम है ये बात? बोलो हाँ, है ना? आपको बस ध्यान देते जाना है, ठीक? अपन इस पे डिपेंडेंट थोड़ी किताबों पे, ये तो एक हेल्प है। क्या पढ़ना है? हेडिंग देख ली, अच्छा ठीक है, चलो फिर पढ़ा दिया। आपको भी यही करना है, एकदम टिप्स पे आना चाहिए पूरा कोर्स। बहुत बढ़िया। अगला, शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। क्या ये भी राइट है कि अगर कोई पार्टनर फर्म से बाहर जाता है, आउटगोइंग पार्टनर, तो उसका अधिकार है कि वो क्या करे? भाई मेरा हिसाब किताब करो, मेरी सारी लाइबिलिटीज रिवैल्यू करके, एसेट्स रिवैल्यू करके मेरा जितना हिस्सा बनता है मेरे को देके बाहर करो, मेरी कैपिटल और मेरा प्रॉफिट देके। और नहीं दे रहे हो उसका पैसा आप, तो एक तरीके से उसका पैसा आप फर्म में यूज कर रहे हो और उस पैसे से प्रॉफिट कमा रहे हो, तो उसका अधिकार है कि फिर मेरा पैसा जब तक नहीं दोगे उतने पीरियड का इंटरेस्ट दो, या फिर उस पैसे से तुम जो प्रॉफिट कमा रहे हो उस प्रॉफिट का मेरे को हिस्सा दो, विच एवर इज हायर वो ले लूंगा मैं। आया समझ में? और प्रॉफिट का हिस्सा भी किसमें लूंगा? पीएसआर में नहीं, एट्रीब्यूटेबल टू द शेयर ऑफ हिज प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फर्म। एट्रीब्यूटेबल मतलब कनेक्टेबल। फर्म में उसकी प्रॉपर्टी कितनी यूज हो रही है? उसकी प्रॉपर्टी 50% यूज हो रही है, तो उसको प्रॉफिट का आधा हिस्सा मिल जाएगा। अब पीएसआर खत्म हो गए, पहले भले इक्वल होगा, जब तो पार्टनर था तब पीएसआर इक्वल होगा, लेकिन अब तो रिटायर हो गया है, और रिटायर होने के बाद तेरा पैसा फर्म में रखा है, अभी तक दे नहीं रहे, तो तेरा पैसा जितना फर्म में है वो जितना परसेंट बनता है फर्म के टोटल, उस कैपिटल रेशो में, उस कैपिटल रेशो में तो प्रॉफिट का हिस्सा ले सकता है। तो 6 महीने तक मेरा हिसाब नहीं करा, मान लो 6 महीने तक मेरा हिसाब नहीं करा, तो 6 महीने में फर्म ने जितना प्रॉफिट कमाया है वो पूरा मैं लूंगा। कितना? तो बोले जितना मेरा कैपिटल यूज हो रहा है, मेरा पैसा जितना फर्म में यूज हो रहा है उस प्रोपोर्शन में, एट्रीब्यूटेबल टू द यूज ऑफ हिज प्रॉपर्टी इन द फर्म। पीएसआर भले पहले इक्वल था, बाद में गया
अब तो मैं कैपिटल रेशो में लूंगा, या तो इंटरेस्ट ले लूंगा, प्रॉफिट नहीं कमाया फर्म ने, लॉस हुआ या प्रॉफिट बहुत कम है, तो मैं उस पैसे पे इंटरेस्ट ले लूंगा 6% पर एनम से, बोलो हाँ। और अगर प्रॉफिट अच्छा खासा कमाया हो और प्रॉफिट का अमाउंट ज्यादा हो तो प्रॉफिट ले लूंगा, विच एवर इज हायर, मैं काय को कम चीज लूंगा। लॉजिक समझ में आया? विच एवर इज हायर, एकदम शार्प है ना, बहुत बढ़िया। अब जैसे मैंने बोला ना कि रीजनेबिलिटी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, बड़ी फर्म बड़ी कंपनी हो तो रीजनेबल पूरा इंडिया हो सकता है, पूरा वर्ल्ड भी हो सकता है, एप्पल हुआ तो फिर रीजनेबल पूरा वर्ल्ड ही हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर छोटी सी किराने की दुकान है तो हो सकता है रीजनेबल 2 गली है बस, तीसरी गली में भी कोई नहीं जानता उस दुकान को। तो रीजनेबल वाला जो वर्ड आया था अभी सेक्शन 36 में, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, वो एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो हम अलग अलग बिजनेस की साइज से अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब आया बेटा सरकार आपको समझ में ऑनलाइन? चलो अब पार्टनर बाय होल्डिंग आउट अभी पढ़ाया आपको, इवन रिटायरिंग पार्टनर भी अगर पब्लिक नोटिस नहीं दे तो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट हो जाता है, ये भी बताया। उसके बाद ये काइंड्स ऑफ पार्टनर नहीं, यहाँ पे क्या आएगी, ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अब है ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, जट से पढ़ेंगे, बहुत आसान टॉपिक है। देखो भाई, सबसे पहले जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, तो पार्टनर बाउंड है कि वो फर्म का बिजनेस सबके फायदे के लिए करें, अपना पर्सनल फायदा ना देखें, ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करें। दूसरा, एक दूसरे पार्टनर के साथ न्याय करें, अन्याय ना करें, विश्वासघात न करें, जस्ट और फेथफुल रहें। तीसरा, फर्म के बिजनेस से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो पार्टनर को या डिसीज पार्टनर के रिप्रेजेंटेटिव को प्रॉपरली प्रदान करें। अकाउंट यानी हिसाब किताब, तो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करके आए हैं तो उसका प्रॉपर हिसाब किताब देने की जिम्मेदारी हर पार्टनर की दूसरे पार्टनर को, और अगर कोई पार्टनर मर गया हो तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को आप हिसाब किताब दोगे। हिसाब किताब देने के लिए क्या वर्ड है, अकाउंट। कैसा अकाउंट दोगे, ट्रू अकाउंट, यानी कि सही सही हिसाब किताब दोगे, घोटाला नहीं करोगे। और इतना ही नहीं, फर्म के बिजनेस को अफेक्ट करने वाली जितनी भी अदर इंफॉर्मेशन है वो अदर इंफॉर्मेशन फुल तरीके से, पूरे तरीके से पार्टनर को प्रोवाइड करोगे। आया समझ? बहुत बढ़िया। अगला, ड्यूटी टू इंडेमनिफाई फॉर लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड। अगर पार्टनर ने किया कोई फ्रॉड और उससे पार्टनरशिप फर्म को हुआ कोई लॉस, तो पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो फर्म को क्या करे, इंडेमनिफाई। इंडेमनिफाई यानी कॉम्पेंसेट। तो मैंने अगर फ्रॉड करा है जिसके कारण थर्ड पार्टी ने फर्म के खिलाफ केस कर दिया, तो फर्म को वो केस लड़ना पड़ेगा और नुकसान हो जाएंगे। तो मेरे फ्रॉड के चक्कर में फर्म को जो लॉस होगा बाद में फर्म वो मुझसे मांगेगी, पार्टनर की ड्यूटी है कि वो फर्म को क्या करे, इंडेमनिफाई करे। इजी, बोलते जाना आया ना जल्दी से। इंडेमनिफाई यानी कि टू मेक गुड द लॉस, यानी कि टू कॉम्पेंसेट, ठीक। अगला, नॉट टू कैरी ऑन बिजनेस 11 सबसेक्शन 2। अगर डीड में लिखा हो कि आप कोई सा भी बिजनेस नहीं करोगे जब तक पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर हो, तो कॉम्पिटिंग तो छोड़ो, कोई सा भी बिजनेस नहीं कर सकते। अगर डीड में लिखा है कि आप सिर्फ पार्टनरशिप का ही बिजनेस करोगे और साथ में पैरेलल, कॉम्पिटिंग तो छोड़ो, अन्य कोई भी बिजनेस नहीं करोगे, तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उस समय अन्य कोई भी बिजनेस ना करो। पांचवी बात। तीसरा, चौथा, एक्ट डिलीजेंटली। डिलीजेंटली यानी परिश्रम, मेहनत। पार्टनरशिप का बिजनेस जब भी कैरी ऑन करे पूरी मेहनत और पूरी परिश्रम से करे, ना कि आलस वाले से करे। तो डिलीजेंटली यानी परिश्रम के साथ। पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि जब भी बिजनेस करे पार्टनरशिप का पूरी मेहनत और परिश्रम से करे। अगला 13 है, रेम्यूनरेशन यानी कि सैलरी ना मांगे। हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो पार्टनरशिप बिजनेस में जब पार्टनरशिप के लिए काम करे तो उस काम को करने की सैलरी ना मांगे। पूछो सैलरी क्यों नहीं मांगे? क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग हो रहा है ना भैया, अब सैलरी का ही की। लेकिन अगर डीड में लिखा हो या ओरल एग्रीमेंट हो या इम्प्लाइड एग्रीमेंट भी हो, बहुत साल से देने का ट्रेडिशन है, या बाकी पार्टनर लेते ही हैं दो पार्टनर, तो तीसरा जब बाद में नया आएगा बोले मेरे को भी दो, तो बोले तेरे साथ एग्रीमेंट तो है नहीं, लेकिन बोले इम्प्लाइड तो है ना, तुम दोनों लेते हो तो मेरे को भी मिलेगी। तो अगर इम्प्लाइड एग्रीमेंट हो, एक्सप्रेस एग्रीमेंट हो, डीड में लिखा हो कि पार्टनर को सैलरी मिलने के लिए एंटाइटल्ड है, तो बात अलग है। अब अदरवाइज जनरल रूल तो यही है कि पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो सैलरी न मांगे, नॉट टू क्लेम रेम्यूनरेशन या सैलरी, ठीक। फिर कुछ ना लिखा हो अगर डीड में, और अगर कोई पार्टनर ओनली फॉर प्रॉफिट ना हो तो हर पार्टनर को लॉस में भी कंट्रीब्यूट करना है। और अगर एलएसआर ना दिया हो तो पीएसआर जो होगा वही एलएसआर होगा। लेकिन अगर पीएसआर भी ना दे रखा हो और एलएसआर भी ना दे रखा हो तो पीएसआर विल बी इक्वल, और पीएसआर इक्वल इसलिए एलएसआर विल बी इक्वल। आया समझ? बहुत बढ़िया। तो अनलेस अदरवाइज अग्रीड, अगर कुछ और अदरवाइज अग्रीड हो तो बात अलग है कि भाई चलो फिर उस केस में क्या होगा कि जो अग्री किया वो होगा लॉस। मान लो किसी ने बोला कि मैं लॉस नहीं बेयर करूंगा, तो ठीक है, फिर तो नहीं करना है। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो फिर तो हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है कि वो लॉस में भी शेयर करे। अच्छा, विलफुल नेग्लेक्ट यानी कि जानबूझकर की गई लापरवाही।
विल यानी इच्छा, इच्छा से की गई लापरवाही। अगर आपने अपनी इच्छा से कोई लापरवाही की है और उससे पार्टनरशिप फर्म को अगर कोई लॉस हुआ है तो बाकी पार्टनर्स को उसको क्या करना पड़ेगा, इंडेमनीफाई। इंडेमनीफाई मतलब मान लो एबीसी 3 पार्टनर है, सी ने इनकम टैक्स भरना चाहिए था इस साल का, ए और बी सी को बोल के गए तो जर्मनी कि हम जर्मनी जा रहे हैं तो इस साल का इनकम टैक्स भर देना टाइम से। सी ने इनकम टैक्स टाइम से नहीं भरा तो फर्म को पेनल्टी लग गई इनकम टैक्स की, तो वो जो पेनल्टी है वो फर्म का लॉस है। तो तेरी लापरवाही करने से, नेग्लेक्ट, विलफुल नेग्लेक्ट से, फ्रॉड नहीं है, फ्रॉड का ऊपर वाला पॉइंट था, या लापरवाही है, लापरवाही करने से जो फर्म को लॉस हुआ है वो बाद में तू ही फर्म को क्या करेगा, इंडेमनीफाई यानी कि मेक गुड द लॉस। आया अगला, नो पर्सनल प्रॉफिट्स। नो पर्सनल प्रॉफिट मतलब पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमाएगा कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हुए पर्सनल अपने खुद के लिए प्रॉफिट। तो अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म शुगर रिफाइनिंग का काम करती है, याद आया, और शुगर रिफाइनिंग के लिए मार्केट से शुगर खरीदने के लिए मुझे उन्होंने बोला है कि शुगर खरीद, मेरे पास कुछ शुगर पड़ी थी, मैंने अपनी शुगर फर्म को बेच दी, भले ही मार्केट प्राइस पे बेची हो, लेकिन फर्म के ट्रांजेक्शन के दौरान अगर कुछ पैसा मैंने कमा लिया है तो फिर वो गलत किया है। उस केस में मैं जितना भी मैंने प्रॉफिट कमा लिया है वो प्रॉफिट मेरे को फर्म को देना पड़ेगा। झट से देखो ये वाली क्वेश्चन ही क्या, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप फॉर रिफाइनिंग शुगर। वाई ने वाई को अपॉइंट किया था कि वो फर्म के बिहाफ पे शुगर बाय करे, एक्स को बिना बताए वाई ने अपने खुद की शुगर फर्म को मार्केट प्राइस पे बेच दी और अच्छा खासा पैसा कमा लिया है। तो क्या वो जो भी पैसा कमाया उसको फर्म को अकाउंटेबल यानी फर्म को देना पड़ेगा? बोले हाँ, वो पैसा फर्म को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रहा ट्रांजेक्शन। पार्टनर फर्म के ट्रांजेक्शन के दौरान कुछ भी पर्सनल प्रॉफिट कमा नहीं सकता है। बोलो आया, एक तो ये। दूसरा, फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के बिजनेस कनेक्शन को यूज करके प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, फर्म के क्लाइंट वगैरह को यूज करके प्रॉफिट नहीं कमा सकता है, और नहीं फर्म के नाम का इस्तेमाल करके कोई प्रॉफिट कमा सकता है। तो किस किस से प्रॉफिट, पर्सनल प्रॉफिट नहीं कमा सकता पार्टनर? फर्म के नाम से, फर्म के बिजनेस कनेक्शन से, फर्म की प्रॉपर्टी से, या फर्म के ट्रांजेक्शन के दौरान। इन चारों से इस्तेमाल करके अगर कोई पार्टनर पर्सनल प्रॉफिट कमाता है तो वो प्रॉफिट का हिसाब फर्म को देगा, और पेमेंट भी, प्रॉफिट जितना है वो पे भी किसको करेगा, फर्म को करेगा, खुद नहीं रख सकता वो। आया, बहुत बढ़िया। कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करेगा। 11 सबसेक्शन 2 में क्या लिखा था कि कोई सा भी बिजनेस नहीं करेगा अगर डीड में लिखा हो तो, लेकिन 16 भी बोलता है कि डीड में लिखा हो नहीं लिखा हो, लेकिन ये तो इंप्लाइड है कि कोई पार्टनर जब तक पार्टनरशिप फॉर्म में है तब तक कॉम्पिटिंग बिजनेस तो नहीं करेगा। समझ आ रहा है बेटा? तो मेरी बात सुनो, ये स्पीड थोड़ी सी फास्ट रखेंगे अपन, क्योंकि 24 डेज का टाइम है अपने पास, कहने को है 1 से 30, 24 दिन है, और 24 दिन में इतना बड़ा कोर्स अगर कराना है तो रिकॉलिंग होगी ना, पूरी रिकॉलिंग, और जिस जगह आप कह दो कि सर ये वाला एक बार फिर से टच कर दो, उसको वापस कर देंगे। फुद्दू टॉपिक्स पे तो हम इतना टाइम वेस्ट करने का कोई सेंस ही नहीं बनेगा ना। बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून चाहत, रवीना, जानवी, सबको प्रणाम बेटा। चलो, तो कॉम्पिटिंग बिजनेस नहीं करोगे। कौन नहीं करेगा? पार्टनर। कब तक? जब तक फॉर्म में, और छोड़ के जाने के बाद कर सकता है, एडवर्टाइज भी कर सकता है, लेकिन उन 3 चीजों का ध्यान रखेगा, फर्म का नाम, कस्टमर्स को सॉलिसिट, और अपने आप को फर्म का ही पार्टनर हो या बिजनेस करो ऐसा नहीं बताएगा। लेकिन अगर रिस्ट्रिक्शन लिखी हो डीड में तो, या रिटायरमेंट के टाइम अग्रीमेंट किया हो तो फिर तो वो जोग्राफिकल लोकेशन या पर्टिकुलर टाइम लिमिट तक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर लगी हो तो फिर तो कॉम्पिटिंग बिजनेस भी नहीं करेगा। रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो, अब आपको याद है कि पार्टनर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करता है, और दूसरा पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो दूसरा व्यक्ति पार्टनर बनता है कभी कभी। तो अगर मैं फर्म को छोड़ के जाऊं और दूसरे को पार्टनर बना जाऊं मेरी जगह, यानी कि मेरा इंटरेस्ट में किसी और को ट्रांसफर करके जा रहा हूं, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं ऐसा ना करूं। पूछो क्यों? क्योंकि आपके पास पावर थोड़ी ऐसा करने का कि एबीसी 3 पार्टनर है, सी ने डी को बोला कि एक काम कर मेरी जगह तू आ जा, तो ऐसे नहीं चलता भाई। सो एज टू मेक हिम डी एज अ पार्टनर, ये पॉसिबल नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि जब भी नया पार्टनर आएगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स आएगा। आपको थोड़ी पावर है कि आप किसी और को पार्टनर बना दो, ले मेरी जगह तू आ जा। बोले आपको क्या मतलब, मेरी जगह आ रहा है वो, तुम कौन होते बोलने वाले? ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नया आएगा उसके किए के लिए फिर वो भी तो लायबल होने वाले हैं, तो उनको अधिकार नहीं कि हम किसके किए के लिए लायबल बनेंगे। उठपटांग आदमी आ जाएगा तो कुछ भी करके आएगा, हम लायबल बन जाएंगे फिर तो। म्यूचुअल एजेंसी है, इसलिए ऐसा आड़ा टेढ़ा व्यक्ति तो किसी को भी अपॉइंट करके चले जाएगा अपनी जगह। इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं अपना राइट, अपना इंटरेस्ट किसी और को असाइन या ट्रांसफर ना करूं, और अगर करूं भी तो दूसरे पार्टनर की कंसेंट से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स अ न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड, या इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर कैन बी ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन। आया? दोनों में क्या लगता है? कंसेंट लगती है। It does not matter how deep you fall, what matters is how high you bounce back। सही बात है कार्तिक, बहुत बढ़िया।
और आखिर पार्टनर अपनी औकात में रहे, बोलो हाँ, जितनी अथॉरिटी दे रखी ऑक्स, जितनी अथॉरिटी दे रखी है उस अथॉरिटी के अंदर ही काम करे, अथॉरिटी के बाहर काम ना करे। किसको बोला ये? पार्टनर को। क्या चल रही पार्टनर की ड्यूटीज? हो गई सारी ड्यूटीज। अगला, राइट्स ऑफ अ पार्टनर अंडर पार्टनरशिप एक्ट। बढ़े आगे। पहला, हर पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस में पार्टिसिपेट करे। पार्टिसिपेट करे मतलब हिस्सा ले, मना नहीं कर सकते। वो कोई सजेशन देने आया, बोले हट। वो कोई बात कहना है, बोले हट। बोले मैं चले जाऊं रामलाल के माल लेने, बोले हट तू नहीं जाएगा। बोले मेरे को हिस्सा काम ही नहीं करने देते हो, तो वो बोल सकता है ओ भाई मेरा राइट है कि मैं फर्म के बिजनेस में हिस्सा लूंगा। ठीक। दूसरा, राइट टू बी हर्ड एंड कंसल्टेड। हर पार्टनर का राइट है, पैसिव वॉइस में लिखा है टू बी हर्ड एंड कंसल्टेड। हर पार्टनर का राइट है कि उसकी बात सुनी जाए। हर पार्टनर का राइट है कि उसकी बात सुनी जाए। इतना ही नहीं, उससे सलाह भी ली। मानी जाए जरूरी नहीं है, मानी जाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन सुनी जाए। ठीक, ताकि उसको हिस्सा तो लेने दिया जाए ना बिजनेस में। ठीक है। वैसे भी कुछ चीजें ऐसी जिसमें तो हर पार्टनर की बात सुननी पड़ेगी आपको। नया पार्टनर एडमिट करना है तो कंसेंट सबकी लगती है। एक माइनर को एडमिट करना है एज ए बेनिफिशियरी तो भी सबकी कंसेंट लगती है। जनरल बिजनेस डिसीजन में भी सबसे राय तो ली जाती है, फिर भले ही हाँ या ना अलग अलग बोलो, लेकिन मेजोरिटी से डिसीजन तो होती ही है, बोलो हाँ। तो हर पार्टनर को अपनी हाँ या ना बोलने का अधिकार तो है, कम से कम उसकी बात सुनी तो जाएगी, मानी जाए ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 4 ने हाँ बोली और 1 ने ना बोली, तो जिसकी ना बोली उसकी बात नहीं मानी जाएगी। मेजोरिटी ने हाँ बोली तो वो काम कर देंगे। तो मानी जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन उसको अपना वोट डालने का अधिकार तो होगा ना, उसकी बात सुनी तो जाएगी ना। राइट टू बी हर्ड। आ रहा है बेटा आपको समझ में? बहुत बढ़िया। अगला है एक्सेस टू बुक्स। बुक्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स, पार्टनर का राइट है कि वो पार्टनरशिप फर्म की हर बुक पढ़ सकता है। कॉन्फिडेंशियल बुक भी, ट्रेडमार्क वाली बुक भी, है ना। आपके कोई फॉर्मूला, सीक्रेट फॉर्मूला है कि कैसे बनाते हैं हम कोका कोला, तो वो वाली बुक भी है ना। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी आ गई। पेटेंट की बुक्स, क्लाइंट्स कस्टमर्स की लिस्ट क्या है वो, सप्लायर की लिस्ट, सारी बुक्स पढ़ सकता है कौन? पार्टनर। माइनर सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकता है, लेकिन पार्टनर सारी बुक्स को एक्सेस कर सकता है, पढ़ सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी करके घर ले जा सकता है, घर पे जाकर अच्छे से पढ़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। हाँ, लेकिन उठा के घर ले जाएगा और अपने घर पड़े रहने का ऐसा नहीं कर सकता। कॉपी करके घर ले आ सकता है, फोटो कॉपी करके उतार के घर जाके डिटेल में स्टडी करे। आया? घर नहीं ले जा सकता। राइट टू टेक द बुक्स टू हिज होम, ये नहीं लिखा है ना। तो सोचो ना, लॉजिकल बात सोचो, क्या नहीं लिखा है? बुक्स घर ले जाने का अधिकार नहीं है, बुक्स को कॉपी करने का अधिकार है। वहीं बैठ के पढ़ ले, कॉपी करके घर ले जा, घर पे ले जाके पढ़ ले, पर बुक्स ऑफ अकाउंट घर पे ले जाए ये अधिकार। और अगर ले जाना है घर तो बाकी पार्टनर से पूछ के ले जाएगा, पूछ के ले जाएगा कि आज मैं ले जाऊं एक दिन के लिए घर, बोले हाँ ले जा, कल ले आना, तो बात अलग है। ऐसे ले जाने का अधिकार नहीं है। आया? बहुत शार्प। ये कुछ ऐसी बातें जो बेटा सिर्फ आप सुन रहे हो और अब यूट्यूब पे सब सुन रहे हैं। अगला, अगर कहीं कुछ नहीं लिखा हो डीड में, इस बारे में साइलेंट हो, तो प्रॉफिट का शेयर कितना होगा? इक्वल 1:1:1 अनलेस अदरवाइज अग्रीड द पीएसआर बिटवीन द पार्टनर शैल बी इक्वल। अगला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस में तुमने पैसा लगाया ना, उस पैसे से प्रॉफिट कमाओगे ना, तो कैपिटल लगा के तुमने एहसान किया है क्या? कैपिटल लगा के प्रॉफिट कमाते रहे हो, प्रॉफिट ही तो कर रहे। फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन में अगर देना भी पड़ा इंटरेस्ट, तो बोले तभी देंगे जब डीड में लिखा हो, और वो भी जिस साल प्रॉफिट होगा उस साल। कोई अप्रोप्रिएट हो जाएगा ना, प्रॉफिट कम हो जाएगा उतने से, उतना इंटरेस्ट ले लिया आपने। बात तो एक ही है भाई, कान इधर से पकड़ो कि इधर से पकड़ो। लॉजिक समझ में आया क्या? ये तो थाली में डुल रहा है। अच्छी बात, तेरे को मिलना है, आप तो प्रॉफिट के रूप में ले ले, इंटरेस्ट के रूप में ले ले, क्या ही फर्क पड़ रहा है मोटा मोटा। तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं जाता। अगर दिया भी जाए तो प्रॉफिट में, डीड में दिया हो, लिखा हो कि हाँ देंगे, तो ही दिया जाएगा। वो भी जिस साल प्रॉफिट होगा उसी साल, लॉस होगा उस साल नहीं। ठीक। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन लोन या एडवांस। वो इंटरेस्ट ऑन लोन तो दिया जाएगा, लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट, लोन मींस एनी अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर ओवर एंड अबव कैपिटल। कैपिटल के ऊपर जो भी एक्स्ट्रा पैसा उसने फर्म को दिया है वो उसका लोन है, और उस एडवांस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। कितना? 6% पर एनम, या तो जो अग्रीड कर रखा है डीड में वो कुछ नहीं लिखा हो तो 6% पर एनम। ये भी हो गया। फिर इंडेमनिफिकेशन फाइड बाय द फर्म। अब यहाँ इंडेमनिफिकेशन यानी कि कॉम्पेंसेशन फर्म देगी, किसको? पार्टनर को, क्योंकि राइट किसका है? पार्टनर का। अब पूछो पार्टनर का क्या राइट है कि फर्म से इंडेमनिफिकेशन ले सके। अब पूछो कैसे? हाँ, ध्यान से सुनना कैसे। भाई देखो यार, अगर हमारे किसी पार्टनर ने इमरजेंसी में फर्म को बचाने के लिए अपनी जेब से कुछ खर्चे कर लिए या अपनी पर्सनल कुछ लाइबिलिटी कर ली, मान लो फर्म की दुकान में आग लग गई और उस समय बाकी पार्टनर जर्मनी गए हैं, फर्नीचर की दुकान है,
अचानक से आग लगी फर्स्ट फ्लोर पे, बढ़ते बढ़ते आग 3 मंजिल पे लग जाएगी और सारा फर्नीचर जल जाएगा। अभी तो फर्स्ट फ्लोर के कोने में शॉर्ट सर्किट हुआ है तो वहां पे आग लगी है। तो उस पार्टनर ने जो अकेला बैठा है फर्म पे, तुरंत दिमाग लगाया और दूर से बुला के किसी पानी के टैंकर वाले को ले आया। थैंकफुली उसका पाइप इतना बड़ा था कि फर्स्ट फ्लोर तक जा रहा था और उस खिड़की के कोने पे आग लगी थी, तो वहां से उसने पानी डाल के आग बुझा दी पूरा 3000 लीटर पानी से। और उसको दे दी अपनी जेब से 3000 रुपए, मान लो टैंकर वाले को अपनी जेब से पर्सनल खर्चा कर दिया, या बोल दिया है कि यार मेरे से ले जाना, चिंता मत कर, टैंकर वाले को। तो क्या फर्म को लॉसेस से बचाने के लिए क्या पार्टनर ने अगर इमरजेंसी में पर्सनल लाइबिलिटी भी क्रिएट कर ली हो या पर्सनल खर्चा कर दिया हो, तो बाद में उसका जो लॉस है वो फर्म कॉम्पेंसेट करेगी कि नहीं करेगी? बाद में फर्म ये नहीं बोल सकती है इस बात की तूने अथॉरिटी ली थी क्या हमसे, पहले पूछा था क्या हमसे? अरे बोले हट, ये वो काम है फर्म को बचाने के लिए, तो टू प्रोटेक्ट द फर्म फ्रॉम लॉसेस। और मेरी जगह कोई ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस भी होता सिमिलर सर्कमस्टेंस में, आम बुद्धि वाला आदमी, तो वो भी यही करता। इसलिए इस केस में पार्टनर फर्म से कॉम्पेंसेशन मांग सकता है। बोलो आसान, कॉन्सेप्ट्स आपकी क्लियर है, कॉन्सेप्ट्स मेरी क्लियर है? बोलो हाँ। तो अपने को टाइम नहीं लगेगा, हेडिंग पड़ी और अंदर खट 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 पूरे एग्जांपल के साथ। जल्दी बोलो, शार्प बच्चा ना एकदम, बहुत बढ़िया। अगला क्या है भैया? यूज ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। हर पार्टनर की अधिकार है, राइट चल रहे हैं पार्टनर के, हर पार्टनर का राइट है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकता है। किसके लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, सिर्फ फर्म के बिजनेस के लिए, अपने घर के लिए नहीं। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म है जिसका नाम है मान लो एबीसी पिज्जा, और एबीसी पिज्जा की 10 गाड़ियां खड़ी बाहर, डिलीवरी बाइक्स। तो अगर किसी दिन डिलीवरी बॉय नहीं आया और अगर मैं चला जाऊं फर्म के बिजनेस से डिलीवरी करने पार्टनर ही, तो आप मना नहीं कर सकते कि तो बाइक नहीं चलाएगा। बोलो हाँ, फर्म के, लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए लेके जाओ वो बाइक तो अलाउड नहीं। एक्सक्लूसिवली फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म आप प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, लेकिन अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। क्या हर पार्टनर का अधिकार है कि वो अपने आप को फर्म का एजेंट माने और वो कुछ करे तो बाकी पार्टनर को लायबल बनाए? मैं कुछ करूं तो बाकी पार्टनर लायबल होंगे, ये हर पार्टनर की क्या है? राइट है, राइट है। उसका ये राइट है क्या कि मुझे अधिकार है कि मैं कुछ भी करूं तो तुमको लायबल बना सकता हूं, क्योंकि अपने बीच में म्यूचुअल एजेंसी है, तो तुम मना नहीं कर सकते। मेरा राइट है कि अगर मैं करूंगा तो तुम भी जरूरी लायबल होंगे। अच्छा, बाइंड द फर्म, लेकिन बशर्ते वो काम उसने कैसे किया हो? अपने घर परिवार का कोई पर्सनल बिजनेस किया हो, पड़ोसी के साथ झगड़ा हो वो, या फर्म के नाम से और फर्म के बिजनेस के दौरान किया हो, तो तू तभी माइंड कर पाएगा ना जब वो काम फर्म के बिजनेस के दौरान किया हो। आ रही समझ में? अगला इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी किसको बोलते हैं? वही मुसीबत, और मुसीबत में पार्टनर का ये राइट है कि वो सब कुछ कर सकता है फर्म को लॉस से बचाने के लिए, जो एक ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस अगर उसके साथ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस होती तो करता। ठीक, तो क्या उसको वो पावर भी आ जाते जो आमतौर पे नहीं होते? वो पावर जो आमतौर पे नहीं होते वो पावर भी उसको आ जाते हैं। बहुत अच्छा। ऑब्जेक्ट और कंसेंट टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्शन लेना, कंसेंट यानी कंसेंट देना। क्या हर पार्टनर का राइट है वो किसी नए पार्टनर के एडमिशन पे ऑब्जेक्शन भी ले सकता है अगर उसकी इच्छा ऑब्जेक्शन लेने की है तो, और अगर उसकी इच्छा कंसेंट देने की तो कंसेंट भी दे सकता है। आप फोर्स नहीं कर सकते, ये उसका राइट है कि उसको ऑब्जेक्ट करना है या कंसेंट देना है। एकदम आसान, ये तो खुद दो पॉइंट एकदम। चलो, और कितनी जगह ऐसा होता है? एडमिशन कितने प्रकार से होता है? दो, या तो पार्टनर का एडमिशन होता है या माइनर का एज अ बेनिफिशियरी एडमिशन होता है। उन दोनों ही जगह पे पार्टनर का राइट है कि या तो कंसेंट करेगा या फिर ऑब्जेक्ट करेगा, और हर पार्टनर को देना पड़ती है कंसेंट। एक ने भी ऑब्जेक्शन ले लिया तो एडमिशन नहीं होगा, या माइनर का बेनिफिशियरी के तौर पर एडमिशन नहीं होगा। तो हर पार्टनर का राइट हुआ ना कि वो चाहे तो ऑब्जेक्शन ले, चाहे तो कंसेंट दे। फिर रिटायरमेंट, बताइए, पार्टनर का राइट है कि वो जब चाहे तब रिटायर हो सकता है अगर पार्टनरशिप एट विल हो तो, और अगर पार्टनरशिप पर्टिकुलर टाइम पीरियड या वेंचर वाली हो तो टाइम पीरियड और वेंचर कंप्लीट होने के बाद तो खत्म ही हो जाती पार्टनरशिप। लेकिन अगर टाइम पीरियड या वेंचर खत्म नहीं हुआ हो और बीच में कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो भी रिटायर हो सकता है अगर बाकी पार्टनर इजाजत दे दें तो। या फिर डीड में लिखा हो कि आप कभी भी रिटायर हो जाए 30 दिन, 2 महीने, 6 महीने का नोटिस देके, तो भी हो सकता है। पर अगर डीड में कुछ नहीं लिखा है और बाकी पार्टनर इजाजत नहीं दे रहे हैं और टाइम पीरियड या वेंचर पूरा नहीं हुआ है, तो फिर तो मर पच के आपको रहना ही पड़ेगा पार्टनर जब तक कि टाइम या वेंचर पूरा ना हो जाए। आया समझ में? और एट विल हुई तो कल ही पढ़ा था, एट विल हुई तो जब चाहे तब रिटायर हो सकता है। एकदम शार्प बात, समझ में आ रही कि नहीं बच्चों को? ऑनलाइन बच्चों, इससे कड़क और इससे क्लियर क्रिस्पी रिवीजन नहीं हो सकता है ना। एक एक पॉइंट पढ़ते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम डिटेल में रिवीजन करेंगे। बहुत बढ़िया। जहां लगे कि वापस देखना है तो पीछे करके फिर वापस आगे बढ़ता, फिर पीछे करके फिर आगे बढ़ा। और ऑनलाइन बच्चे जितने भी अटेंड कर रहे हैं बीच बीच में कुछ लिखते जाया करो या बोलते जाया करो बेटा, है ना। चलो, तो हर पार्टनर का राइट है कि वो रिटायर हो जाए। अगर पार्टनरशिप एट विल नहीं है
और पर्टिकुलर वेंचर या टाइम पीरियड वाली तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, या फिर अगर अग्रीमेंट यानी डीड में कुछ लिखा हो तो उसके अकॉर्डिंग्स में, उसके अकॉर्डिंग, और अगर एट विल हुई तो नोटिस देके, सिर्फ इस बात का नोटिस कि मेरा इंटेंशन है रिटायर होने का, मेरी इच्छा है रिटायर होने की, सिर्फ नोटिस देके ही वो रिटायर हो सकता है। ठीक है, अगला है नॉट टू बी एक्सपेल्ड। नॉट टू बी एक्सपेल्ड का क्या अर्थ है कि हर पार्टनर का राइट है कि उसको निकाला ना जाए, लेकिन इसका एक्सेप्शन है। पूछो क्या? सेक्शन 33 क्या है उसमें? हाँ, गुड फेथ में निकाला हो उसको, गुड फेथ मतलब नोटिस दिया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी, और उससे बदला लेने के लिए निकाल रहे बल्कि फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए निकाल रहे हैं। ये तीन कंडीशन फुलफिल की तो गुड फेथ हुआ। दूसरा, मेजोरिटी पार्टनर मिलकर निकाले, और तीसरा डीड में लिखा हो। ठीक, तो डीड में पहले से मेंशन हो निकालने का पावर, दूसरा मेजोरिटी पार्टनर ने मिलकर निकाला हो, और तीसरा गुड फेथ में निकाला। और गुड फेथ जैसे ही मैंने तीसरा पॉइंट बोला तो गुड फेथ के फिर अंदर तीन एलिमेंट है, कौन कौन से? नोटिस दिया हो, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी हो, और बदला लेने के लिए नहीं बल्कि फर्म के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए निकाला हो। तो बात अलग कि आप उसको निकाल सकते हो, लेकिन इसके अलावा और किसी तरीके से नहीं निकाल सकते। हर पार्टनर का राइट है कि उसको गलत तरीके से फर्म से बाहर ना निकाला जाए, एक्सपेल ना किया जाए। आसान एकदम, बहुत बढ़िया। अच्छा, 15th और 16 नंबर का पॉइंट हम कल ही पढ़ चुके थे। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर 36 में कॉम्पिटिंग बिजनेस कर सकता है, 37 में सब्सिक्वेंट प्रॉफिट ले सकता है, या तो 6% पर एनम का इंटरेस्ट, या फिर कैपिटल रेशियो में प्रॉफिट का हिस्सा, अगर उसको रिटायर होने के बाद भी उसका हिस्सा नहीं दे रहे हैं तो, या डेथ होने के बाद उसके रिप्रेजेंटेटिव को उसका हिसाब किताब करके नहीं दे रहे हैं तो। ये दो राइट तो कल ही पढ़ लिए थे टेबल में अपने, सेक्शन 36 और 37 रिपीट हो गए। अब इम्प्लाइड अथॉरिटी और एक्सप्रेस अथॉरिटी किसको बोलते हैं? इम्प्लाइड और एक्सप्रेस अथॉरिटी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी मतलब वो अथॉरिटी जो किसी पार्टनर को बिना बोले भी किसी पार्टनरशिप फर्म में होती है, और एक्सप्रेस अथॉरिटी वो, एक्सप्रेस का दूसरा नाम नॉन इम्प्लाइड या नॉट इम्प्लाइड अथॉरिटी, वो अथॉरिटी जो इम्प्लाइडली नहीं होती, जब तक बाकी पार्टनर से पूछ के या कंसेंट ना ले लें तब तक वो काम नहीं कर सकते। अब मजे की बात है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी की जो लिस्ट है पार्टनरशिप एक्ट में, यश ध्यान दे बेटा, इम्प्लाइड अथॉरिटी की जो लिस्ट है पार्टनरशिप एक्ट में, उसमें लिखे हुए काम अगर कोई पार्टनर कर दे दूसरे पार्टनर से बिना पूछे भी, तो क्या पूरी फर्म लायबल हो जाएगी? हाँ, लेकिन उसमें एक शर्त है। पूछो क्या शर्त? ये है कि वो काम उसने फर्म के नॉर्मल बिजनेस से रिलेटेड किया हो, यूजुअल वे में किया हो, और फर्म के नाम से किया। तो अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म गेहूं बेचती है, ठीक, और उधार पे और कैश पे दोनों पे बेचती है, कैश क्रेडिट दोनों पे बेचती है, और फर्म का नाम अल्फा एंटरप्राइजेज है, और मैं तीन पार्टनर में से एक पार्टनर हूं बी, और मैंने अगर किसी रामलाल को गेहूं बेच दिया बिना दूसरे पार्टनर से पूछे, तो क्या फिर भी पूरी फर्म इस ट्रांजेक्शन के लिए जिम्मेदार होगी? फर्म के ऊपर बाइंडिंग हो गई ट्रांजेक्शन। अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया मान लो, तो फिर फर्म को भिजवाना पड़ेगा गेहूं, क्यों? बाकी पार्टनर से पूछ के मैंने किया है ट्रांजेक्शन, पर माना कि बाकी पार्टनर से पूछ के किया है, पर ये इंप्लाइड अथॉरिटी में आता है ना। और फिर बाकी तीन कंडीशन फुलफिल हो रही फर्म को बाउंड करने के लिए, कौन सी? एक तो फर्म के नॉर्मल बिजनेस किया, गेहूं ही बेचा है, शराब नहीं बेची। दूसरा, यूजुअल वे में बेचा है, वे है ना तरीका, तरीके दो होते हैं मेनली यूजुअल वे, या तो कैश या क्रेडिट, ठीक, तो क्रेडिट पे बेचा है, कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा, फर्म के नाम से बेचा है, मैं अपना पर्सनली आपसे धंधा कर रहा हूँ या फर्म के नाम से कि आपको अल्फा एंटरप्राइज बोल के बेचा है। तो अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, कौन सी? नॉर्मल बिजनेस, यूजुअल वे और नेम ऑफ द फर्म, ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हो, और फिर वो जो काम है वो इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट में जा रहा हो, जो सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में जो लिस्ट है उस लिस्ट में आ रहा हो, और बाकी तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हो, तो समझ जाओ कि पार्टनर के किए उस काम के लिए पूरी फर्म लायबल हो। ऑनलाइन बच्चों बताते जाना बेटा, एक दिन में 4 से 5 क्वेश्चन रिटर्न प्रैक्टिस के लिए इनफ है ना बेटा? हाँ इनफ है, 4-5 क्वेश्चन। हमारी वंडर बुक है, आप लोग ऑर्डर करेंगे अगर बुक, तो आपकी बुक आ जाएगी आपके घर पे। रिवीजन पूरा फ्री है, बुक कॉस्ट टू कॉस्ट ही आपको दी जाएगी, जितनी बुक की प्रिंटिंग कॉस्ट है, ऐसे कोई प्रॉफिट का मोटिव नहीं उसमें, लेकिन आपके पास बुक होगी तो ही पढ़ पाओगे हार्ड कॉपी में, तो आप बुक को ऑर्डर कर सकते हो चाहो तो, है ना? चलो बहुत बढ़िया कार्तिक, वेरी गुड। हाँ जी, और जिन बच्चों के पास पहले से बुक है हमारी, वो आराम से उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। एक्सप्रेस अथॉरिटी किसको बोलते हैं? जो म्यूचुअल अग्रीमेंट से, यानी कि एक्सप्रेसली अग्रीमेंट बना के किसी पार्टनर को कन्फर यानी कि गिव यानी कि प्रदान की जाती है। जो अथॉरिटी एक्सप्रेसली किसी पार्टनर को प्रदान की जाती है उसको बोलते हैं एक्सप्रेस अथॉरिटी, आपस में अग्री करके एक्सप्रेसली। वो जो अग्रीमेंट है एक्सप्रेस अग्रीमेंट, वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न, रिटर्न हुआ तो उसको डीड बोल देते हैं, ओरल हुआ तो ओरल अग्रीमेंट बोल देते हैं, ठीक। इम्प्लाइड अथॉरिटी किसको बोलते हैं? बहुत बढ़िया,
इम्प्लॉयड अथॉरिटी, जहां पर पार्टनर्स के बीच में आपस में कोई अग्रीमेंट नहीं हो, कोई डीडी नहीं हो, ओरल एग्रीमेंट भी नहीं हो, या डीडी ओरल एग्रीमेंट है लेकिन उस मुद्दे पे कोई बात नहीं की गई थी, मतलब द अग्रीमेंट इज साइलेंट ऑन दैट मैटर, तो फिर उस केस में अगर पार्टनर उस मुद्दे पे, डीड तो साइलेंट है, अग्रीमेंट साइलेंट है, या डीड है ही नहीं, तो फिर अगर पार्टनर कुछ काम कर रहा है तो बाकी पार्टनर लायबल होंगे कि नहीं होंगे? बोले हो जाएंगे, क्योंकि तब भी वो काम उस पार्टनर की इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आएगा, बशर्ते वो नॉर्मल बिजनेस हो, यूजुअल वे में हो, और ऑब्वियसली लिखने की जरूरत नहीं है, फर्म के नाम पे, इन द फर्म्स नेम, फर्म के नेम से किया गया। देख लो अब ये लिखा है, फर्म नॉर्मल बिजनेस हो, यूजुअल वे में हो, और फर्म के नाम से। अब जैसे यूजुअल वे में ऑक्शन करने वाली जो ऑक्शनियरिंग फर्म होती है, जो बोली लगवा के बिकवाते हैं, सॉलिसिटर मतलब लॉयर की जो फर्म्स होती हैं, आपने देखा होगा इनमें लोन लेना, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करना या एक्सेप्ट करना, ये जनरली यूजुअल एक्टिविटी नहीं माने, कैश में काम होता है अधिकतर। ठीक, यूजुअल वे ये हो गया। बाकी नॉर्मल जो ट्रेडिंग कंसर्न है, जो सामान खरीदते बेचते हैं, उनमें कैश, क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक, ये सब यूजुअल वे में आएगा काम करने का तरीका। नॉर्मल बिजनेस में और यूजुअल वे में अंतर क्या है? नॉर्मल बिजनेस क्या का जवाब है, यूजुअल वे कैसे का जवाब है। क्या कर रहे हो तो बोले वही कर रहे हैं जो फर्म का नॉर्मल बिजनेस है, और कैसे कर रहे हो बोले यूजुअल वे, जिस नॉर्मल तरीके से करते हैं यूजुअल तरीके से उस तरीके से कर रहे हैं। क्या का जवाब नॉर्मल बिजनेस है, कैसे का जवाब यूजुअल वे। शार्प बात बोल रहा हूं एकदम, पहुंच रही क्या बात? पक्का एकदम, क्या और कैसे। चलो ये भी हो गया। अब अगला, वो कौन कौन से काम है जो किसी पार्टनरशिप फर्म के एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आते हैं? तो बोले एम्प्लॉयड अथॉरिटी में ये काम आते हैं। और वो कौन कौन से काम है जो आउटसाइड एम्प्लॉयड अथॉरिटी आते हैं? तो बोले वो ये वाली लिस्ट है जो आउटसाइड एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आते हैं। अब ये हम अच्छे से कर चुके क्लास में, पहले तो रेगुलर बैच में डिटेल में, एक बार शॉर्ट में रिविजन में सब कुछ ही करेंगे। तो देखो, किसी भी ट्रेडिंग फर्म में, नॉर्मल ट्रेडिंग फर्म में, फर्म के बिहाफ पे सामान खरीदना, परचेस करना एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ रहा है? बोलो हाँ। फर्म का सामान बेचना एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ रहा है। अरे भाई हमारी पार्टनरशिप फर्म गेहूं बेचती है, तो गेहूं किसी से खरीदूंगा भी तो सही, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर से, तो पूछ पूछ के खरीदूंगा क्या? 4 पार्टनर है और 3 नहीं उस दिन दुकान पे, और कोई व्यक्ति गेहूं लाया, मैंने कहा नहीं यार आज नहीं खरीद सकता, बिना पूछे नहीं कर सकता है, हट, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ रहा है, खरीद सकता हूँ, नॉर्मल बिजनेस है। ठीक, और कोई खरीदने आ गया हमसे तो उसको बेच भी सकता हूँ। आ रहा है समझ? बहुत बढ़िया। पुराना बच्चा ऋषि है हमारा, गुड मॉर्निंग ऋषि। बोले सर 15 अगस्त को स्त्री 2 रिलीज हो रही है, तो आप देखने जाओ तो बताना कैसी है। कहाँ समय है बेटा अभी पिक्चर देखने का यार। चलो, तो सेल ऑफ द गुड्स ऑफ द फर्म दोनों इंप्लाइड में आ रहे हैं। तीसरा, रिसीविंग पेमेंट ऑफ डेट्स। डेट्स यानी फर्म ने जो कर्जे दिए थे लोगों को, वो अगर कोई व्यक्ति पेमेंट लेके आया हो आपको चुकाने, तो उसका डेट यानी कर्जा आप रिसीव करोगे कि नहीं करोगे? आया समझ में? तो रिसीविंग पेमेंट ऑफ डेट्स की पूछोगे, बोले अभी रुक जा, तू लाया तो है पैसे, इच्छा तो हो रही कि मैं ले लूं, लेकिन बाकी पार्टनर नहीं, उनसे बिना पूछने लूंगा। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ, तो गड़बड़ी हो जाएगी ना। तो कोई अगर डेट चुकाने आया तो ले लो ना दादा, एम्प्लॉयड अथॉरिटी, बिना पूछे भी ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3, चौथा, अगर फर्म में जरूरत पड़े एम्प्लॉइज को अपॉइंट करने की, तो एम्प्लॉय अपॉइंट करना ही पड़ेगा यार। अब जब तक चारों पार्टनर नहीं होंगे तब तक अब मैं झाड़ू वाला भी नहीं रख सकता। तो वो 2 पार्टनर बाहर गए 15 दिन के लिए, तो क्या 15 दिन झाड़ू नहीं लगेगी क्या फर्म में? पलट, जरूरत पड़ेगी तो एम्प्लॉय को बिना पूछे भी अपॉइंट कर सकते हैं। आ रही क्या बात? अगला, क्या फर्म के बिहाफ पे पैसा भी बोरो कर सकते हो? बिजनेस में उधारी तो लेगा ही बिना पार्टनर बिना पूछे। क्या फर्म की गुड्स गिरवी भी रख सकते हो? अभी उधार लोगे तो कई बार गिरवी रख के भी उधार लेना पड़ेगा, तो वो भी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में आ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करना, एक्सेप्ट करना, इंडोर्स करना, ये सब भी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में ही आ रहा है। आया क्या? बहुत अच्छा। आगे देखो, एक्सप्रेस अथॉरिटी में क्या आ रहा है? एक्सप्रेस मतलब आउटसाइड इम्प्लॉयड, जो इम्प्लॉयड में नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो इम्प्लॉयड में नहीं आ रहा है, अगर हम अपनी डीड में इसको इम्प्लॉयड में डाल दे तो इम्प्लॉयड में आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी, तो फिर ये भी इम्प्लॉयड में आ ही जाएगा। तो देखो, फर्म के बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी डिस्प्यूट यानी झगड़ा, विवाद, अगर आर्बिट्रेशन को सबमिट करना हो, आर्बिट्रेशन यानी कोर्ट के अलावा, है ना, तो कोर्ट के अलावा आउटसाइड कोर्ट जो सेटल कराते हैं अपना मामला, तो आर्बिट्रेशन में अगर अपनी डिस्प्यूट सबमिट करना है तो ये आप बाकी पार्टनर से बिना पूछे नहीं कर सकते, एक्सप्रेस अग्रीमेंट लगेगा। फर्म के नाम का बैंक अकाउंट खुद के नाम से खुलवाना हो,
नहीं कर सकते। अब बाकी पार्टनर बोले कि ठीक है तेरे नाम से खुलवा ले, वही फर्म का अकाउंट अपन डेजिग्नेट कर देंगे, तो बात अलग है, पूछ के कर सकते हो। बिना पूछे आप अपने नाम से खाता खुलवाया है और बोले कि ये फर्म का खाता, तो फर्म के खाता अपने नाम से खुलवाना ये एक्सप्रेस अथॉरिटी में आएगा, बिना पूछे नहीं कर सकते। तीसरा, फर्म को कोई पैसा किसी व्यक्ति से लेना और फर्म ने वो क्लेम कर दिया, क्लेम मीन्स कोर्ट में केस ठोक दिया है, ठीक, और वो क्लेम आप कॉम्प्रोमाइज या रिलिंक्विश कर रहे हो, यानी कोर्ट में सेटलमेंट कर रहे हो कि चल ठीक है 10 लाख की जगह 2 लाख ही दे दे, जितने है उतने दे दे, पैसा करना आपको अलाउड नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि कोर्ट में केस चल रहा है, क्लेम चल रहा है, कोर्ट में दावा ठोका हुआ है, दावा ठोकते ना क्लेम, ठीक, रिलिंक्विश यानी त्यागना, रिलिंक्विश यानी त्यागना, और कॉम्प्रोमाइज यानी समझौता करना। तो चल ठीक है यार पूरा कोर्ट केस ही त्यागते हैं, तेरे से नहीं ले रहे पैसा, रिलिंक्विश भी नहीं कर सकते, और या कॉम्प्रोमाइज करना, चल ठीक है 10 की जगह 8 लाख दे दे, नहीं करो तो पूछ के करो बाकी पार्टनर से। एक पार्टनर अकेला जाए कोर्ट में और बोले इम्प्लाइड अथॉरिटी मेरे को बिना पूछे भी कर सकता हूँ, ठीक है मैंने तोड़ी कर ली कोर्ट में, सेटलमेंट कर लिया, कॉम्प्रोमाइज नहीं भैया, बिना पूछे ये काम नहीं कर सकता। आ रहा है कि समझ में? हाँ, आर्बिट्रेशन है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट। सर लॉ का पेपर कौन से पेपर से लिखना है? ब्लैक पेन से लिखना है बेटा। सेक्शन लिखना है या नहीं? सेक्शन नहीं लिखना है, लेकिन सेक्शन अगर आता हो तो जरूर लिखना। हाँ हाँ, अपन ने कार्तिक बनाया था एम्प्लॉयड अथॉरिटी का, PSR ABP D, परचेज सेल रिसीव अपॉइंटमेंट। बी से क्या था? जतिन, जतिन है ना तू? हाँ, बोरो मनी। पी से प्लेज द गुड्स, और डी से ड्रॉ बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह। बहुत बढ़िया, बहुत सही। लॉ के पेपर का बता दिया। चलने दो, बीच में क्वेरी आए बताना। सर सारे क्वेश्चन हो गए हैं सॉल्व, तो भी रीडिंग कर लो क्वेश्चंस की, और क्या। अगर सारे क्वेश्चन एक बार सॉल्व कर चुके जो बच्चे पहले, वो रीडिंग करो अच्छे से, और फिर भी राइटिंग प्रैक्टिस जरूर करना। ग्रामर पे ध्यान दो। आप हो सकता है कि आप सही लिख के आ रहे हो, लेकिन ग्रामर सही होने के कारण सामने वाले को लग रहा है कि आप कुछ तो भी उठपटांग लिख के आ रहे हो, आ रही समझ में, तो वो पूरा गड़बड़ कर देता है, नंबर नहीं देता है। क्योंकि चीजें तो सबको सब आती हैं बहुत करके, तो थोड़े से ग्रामर पे और सेंटेंस फॉर्मेशन पे ध्यान दो। और नहीं कर पाते हो मन से सेंटेंस बिल्कुल भी फॉर्म, तो आखिरी उपाय क्या है? रटना है। हमेशा मना किया रटने का, लेकिन हमेशा ये भी कहा है कि अंतिम उपाय रटना है भैया। रटो बिल्कुल मत, समझो हर चीज को, समझने के बाद लिखते बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, सेंटेंस फॉर्म ही होते, इंग्लिश आती ही नहीं है, तो फिर अंतिम उपाय रटना है। ये जरूर है कि समझा हुआ रटने में कोई पाप नहीं है, समझी हुई चीज रटने में कोई पाप नहीं है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा ऋषि। पेन की कंपनी मैं नहीं बता सकता बेटा, यूट्यूब लाइव है, जो पेन की कंपनी आपको अच्छी लगती है वो आप उस पेन से लिख सकते हो। हम किसी पेन कंपनी का प्रमोशन या यूट्यूब लाइव पे नहीं कर सकते। चलो, मैंने बोल दिया सेलो ग्रिपर, मान लो एग्जांपल के तौर पे, तो आप तो बोल दोगे ना सर प्रमोट कर रहे हैं, सर का कट है। हाँ, विड्रॉ एनी सूट फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे अगर कोई सूट फाइल कर रखी है ऑलरेडी हमने कोर्ट में, तो एक पार्टनर गया बिना दूसरे से पूछे, वो विड्रॉ करके आ गया, बोले हम वापिस ले रहे केस, ऐसा थोड़ी कर सकते। ये डिसीजन लेंगे तो सब लेंगे, सबकी कंसेंट से होगा। एक्सप्रेस अथॉरिटी में आता है, इम्प्लाइड में नहीं आता है। अगला, फर्म के खिलाफ कोर्ट में कोई सूट यानी कि कोर्ट केस चल रहा है, प्रोसीडिंग यानी वही कोर्ट केस, और उसमें जाके आप लाइबिलिटी एडमिट करके आ गए कि हाँ साहब ये व्यक्ति सही बोल रहा है, हमको 10 लाख रुपए देने बनते हैं, ऐसा चलेगा नहीं। अगर अग्री भी करना है, एडमिट भी करना है, एडमिट यानी स्वीकार करना, स्वीकार भी करना है कि हाँ हमको देना बनता है। फर्म के खिलाफ कोई सूट अगेंस्ट यानी खिलाफ, फर्म के अगेंस्ट कोई सूट है, और सूट जो है उसके अंदर अगर कोई पार्टनर जाए और बोल दे कि हाँ हमको देना बनता है, ये सही कह रही सामने वाली पार्टी, हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास लाइबिलिटी है, तो ऐसा चलेगा नहीं। सारे पार्टनर की कंसेंट से कोई पार्टनर अकेला ऐसा करके आ सकता है, या फिर सारे जाके बोलेंगे कोर्ट में तो ये वैलिड है, अदरवाइज वो आप लाइबिलिटी एडमिट नहीं कर सकते। कौन सी लाइबिलिटी एडमिट कर रहे हो? किसी भी सूट के अंदर लाइबिलिटी एडमिट कर रहे हो, कौन सी वाली सूट में? जो फर्म के अगेंस्ट फाइल हुई है। आया क्या समझ? ऐसा। अगला है अक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल जमीन जायदाद, बोलो हाँ, तो अगर फर्म के बिहाफ पे कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी अक्वायर करनी है, तो यार बड़ी चीज है ना, जब हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है जमीन जायदाद के। और इतना ही नहीं, अगर जो पहले से खरीद रखी उसको डिस्पोज ऑफ या सेल करना हो, अगर ट्रांसफर भी करना हो, तो ये दोनों ही काम हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन है। ये एक पार्टनर मर्जी से बिना दूसरों से पूछे, बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के नहीं कर सकता। ये इम्प्लाइड में नहीं आते बल्कि एक्सप्रेस में आते हैं, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन। और पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पे पार्टनरशिप में एंटर करना ये भी अलाउड नहीं है, बिना पूछे। करना भी है तो बाकी पार्टनर की कंसेंट लगेगी। VGNAAA वागाना, याद आया? शुगर और सॉल्ट इंटरप्राइजेस ने मिलकर ORS इंटरप्राइजेस बनाई थी, याद आ गया?
बनाओ, दो पार्टनरशिप, फर्म के पार्टनर मिलके तीसरी पार्टनरशिप बना सकते हैं अपनी फर्म के बिहाफ पे, लेकिन बशर्ते बाकी पार्टनर की कंसेंट। आया? बिना कंसेंट के नहीं बना सकते। अब मजे की बात क्या है सर, पैराग्राफ में शायद मार्क्स कटते हैं। हाँ, एक तो पैराग्राफ में कम लिखा करो, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट वाइज लिखा करो। हाउ टू राइट आंसर्स का मेरा वीडियो है यूट्यूब पे, मुझसे मांग लेना उसके लिंक, ठीक, और किसी को फॉरवर्ड मत करना, आपके लिए वो अनलिस्टेड है। और एक बार उस वीडियो को बैठ के पेन से नोट बना लेना उस वीडियो के, उसी तरह से आंसर लिखा जाता है हमेशा लॉ में। आ रही क्या बात समझ में? जिन्हें नहीं देखा वापस देख लेना ऑनलाइन में, यूट्यूब बच्चे, आप लोगों ने जो ऑफलाइन क्लास में बैठे उन्हें तो सबने देख ही रखा है, ठीक है। बस सिर्फ उसको देखने मात्र से पास नहीं हो जाएंगे, हाँ, अंदर का कंटेंट सही लिखना पड़ेगा। देखो यार, एक तो याद आए, ऊपर से हम सही से लिख पाए, और तीसरा प्रेजेंटेशन सही कर पाए। तो रिसेप्शन, रिटेंशन और प्रेजेंटेशन तीनों जरूरी। आपको समझ में आए, रिसीव तो कर पाओ, पहले लॉजिक तो समझ में आए, फिर रिटेंशन याद रह पाए, और तीसरा उसको अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ। तीनों जरूरी, तीनों जब मिलते हैं तब जाके बच्चा पास होता है, उसके पहले नहीं होता है। पहुंची क्या बात? शार्प एकदम, बहुत बढ़िया। रिस्ट्रिक्शन और एक्सटेंशन ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी, क्या अर्थ है इस लाइन का? ये जो पार्टनर्स की इम्प्लाइड अथॉरिटी है, आप इसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो और एक्सटेंड भी कर सकते हो। मतलब ये जो इम्प्लाइड अथॉरिटी वाली लिस्ट है, ये वाली, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट आप एक्सटेंड भी कर सकते हो। मतलब इधर का माल उठा के इधर डाल दो, एक्सप्रेस वाले कामों को भी इम्प्लाइड में डाल दो अपनी फर्म की डीड में, या फिर आप इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट को रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो। मतलब इसमें से उठा के कुछ पॉइंट एक्सप्रेस में डाल सकते हो। तो जो कुछ भी है किस पे बेस्ड है? सब कुछ डीड बेस्ड है। ने तो बता दिया कि भाई इतने काम इम्प्लाइड में आते हैं और इतने काम आउटसाइड इम्प्लाइड में आते हैं, लेकिन इसके अलावा आप चाहो तो इम्प्लाइड में एक्सप्रेस वाले काम भी अपनी डीड में इम्प्लाइड में डाल दो। आपने लिख दिया कि भी हमारी फर्म का कोई भी पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कोई सूट अगर विड्रॉ करके आ जाए तो चलेगा बिना पूछे भी, तो इसका मतलब आपने एक्सप्रेस अथॉरिटी वाला काम इम्प्लाइड में डाल दिया है। आया समझ में? और इसका उल्टा क्या होगा कि आपने कह दिया कोई भी पार्टनर फर्म्स के किसी दूसरे पार्टनर से बिना पूछे फर्म का कोई माल बेचेगा ही नहीं, तो वैसे माल बेचना इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, पर आपने कहा डाल दिया डीड में उसको एक्सप्रेस में। यानी कि इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट आप एक्सटेंड भी कर सकते हो, एक्सप्रेस को उठा के इम्प्लाइड में डाल सकते हो, और इम्प्लाइड अथॉरिटी की लिस्ट को आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, मतलब इम्प्लाइड के पॉइंट को उठा के एक्सप्रेस में भी डाल सकते हो। आया कि नहीं? आया समझ? बहुत बढ़िया। लेकिन आपने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हो पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, तो थर्ड पार्टी क्या सोचेगी? उसको तो नॉलेज ही नहीं कि आपने डेट में क्या लिख रखा है, तो उसको तो ये लगेगा कि ये आया है तो ये भाई ये बोला काम है जो इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, तो होगी इसको इम्प्लाइड अथॉरिटी, तो वो तो आपके साथ ट्रांजेक्शन कर ही लेगा। फिर आप बाद में बोलोगे आपने थर्ड पार्टी को कि भाई इसके साथ ट्रांजेक्शन क्यों कर लिया हमारे पार्टनर के साथ, हमारी आती इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता ही नहीं, अब इससे ही लो। तो बाकी पार्टनर क्या बोलेंगे? तो थर्ड पार्टी क्या बोलेगी? बोले हट, आमतौर पे मैंने इसके साथ वो काम किया जो आमतौर पे किसी भी फॉर्म में इम्प्लाइड अथॉरिटी में आता है, और तुम्हारी फॉर्म में इम्प्लाइड अथॉरिटी पे रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है और ये वाला काम एक्सप्रेस में डाल रखा है, तो इसकी हमको क्या जानकारी भैया? मेरे को जानकारी होती तो समझ में आता क्या मैंने गलत किया ट्रांजेक्शन में एंटर होके, पर मेरे को जानकारी भी नहीं थी, इसलिए आपके उस रिस्ट्रिक्शन का मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, डज नॉट अफेक्ट द थर्ड पार्टी। और मैं तो अभी भी पूरी की पूरी फर्म से ही पैसा मांगता हूं, मेरे लिए तो पूरी की पूरी फर्म ही लायबल है। ये लाइन पढ़ के देखो, such restriction on implied authority of any partner will have no effect on the third party dealing with the firm, अगर उस थर्ड पार्टी को नॉलेज ऑफ रिस्ट्रिक्शन नहीं था, या यूं कहे कि अनलेस उसको नॉलेज था। ठीक, अगर उसको नॉलेज था ही नहीं तो फिर तो यही मानेगा ना थर्ड पार्टी की भी ये तो इम्प्लाइड में आ रहा है, तो पार्टनर को पावर हो गई, वो तो यही प्रिज्यूम करेगा और उसके साथ ट्रांजेक्शन में एंटर हो जाएगा। बाद में बाकी पार्टनर मुकर जाएंगे कि तुमने इसके साथ कैसे ट्रांजेक्शन कर लिया, ये वाला ट्रांजेक्शन तो इम्प्लाइड में आता ही नहीं है, हमने तो अपनी डीड में इसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, एक्सप्रेस में डाल रखा है। बोले तुम्हारे अंदर की डीड तुम जानो क्या है, मेरे को नॉलेज नहीं था, मतलब बात खत्म, मैं तो तुम्हारे साथ ट्रांजेक्शन हुआ है पूरी फॉर्म के साथ यही मानूंगा और फॉर्म से ही पूरा पैसा वसूल करूंगा। आया? बहुत बढ़िया। इसका मतलब थर्ड पार्टी कब पैसा नहीं मांग पाएगी? जब उसको रिस्ट्रिक्शन का नॉलेज हो, या फिर वो उस व्यक्ति को पार्टनर ही नहीं मानता हो, वो जानते ही नहीं कि किसी फर्म का पार्टनर है, उसने उसी को प्रिंसिपल मेन व्यक्ति मान के दिया हो, तो फिर उस केस में तूने इसको ही सोच के दिया था ना। क्या तू ये सोच रहा था कि मैं फर्म के साथ ट्रांजेक्ट कर रहा हूँ? बोले नहीं, बोले मैं तो यही मान रहा था कि रामलाल आया मैं इसको दे रहा हूँ। बोले वो तो तेरे को बाद में मालूम पड़ा कि ये फर्म का पार्टनर है। बोले हाँ, पर जब तूने दिया था तब तो तू यही मान रहा था कि कोई इंडिविजुअल व्यक्ति आया जो माल उधार ले जा रहा है।
तो बोले फिर उस केस में तो फिर तू इससे ही मांग, क्योंकि तूने पार्टनर के साथ डील नहीं किया, किसी इंडिविजुअल के साथ डील किया है, तो उस केस में फिर फर्म लायबल नहीं होगी। तो फर्म कितने केस में लायबल नहीं होगी? 2, या तो थर्ड पार्टी रिस्ट्रिक्शन के बारे में जानती थी तो फिर अब इससे ले, जब तक को मालूम था फिर क्या पूरा ट्रांजेक्शन, या फिर फर्म थर्ड पार्टी यही नहीं जानती थी कि वो जिसके साथ डील कर रही है वो किसी फर्म का पार्टनर है, उस केस में भी पैसा किससे लेना पड़ेगा? पार्टनर से। आ रही है कि नहीं आ रही है? एकदम अच्छे से बेटा, बहुत बढ़िया। इमरजेंसी में अभी पढ़ा था, इमरजेंसी में पार्टनर को वो सब करने की अथॉरिटी है जो आमतौर पर उसको करने की अथॉरिटी नहीं रहती है, और वो कुछ भी कर ले फर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉसेस से, एज ए ऑर्डिनरी मैन ऑफ प्रूडेंस फॉर डन इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। कौन लायबल होगी उसके लिए? फर्म ही लायबल होगी। बहुत बढ़िया। अब पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स की लायबिलिटी, मजे की बात क्या है, लायबिलिटीज पढ़ना बहुत आसान है। पूछो क्यों? क्योंकि अनफुलफिल्ड ड्यूटीज बिकम लायबिलिटीज। ड्यूटीज पढ़ी आज सुबह अभी अपन ने थोड़ी देर पहले, ड्यूटीज ना निभाओ तो वही ड्यूटीज क्या बन जाती है? लायबिलिटी बन जाती है। देखो आप, जनरल ड्यूटी थी उसकी ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करे, और अगर ना करे तो फिर फर्म को जो भी नुकसान हो वो चुकाएगा, लायबिलिटी बन जाएगी उसकी। जस्ट और फेथफुल रहे, विश्वासघात ना करो, और विश्वासघात करे तो वायलेट कर दे अपनी, फेल हो जाए अपनी ड्यूटीज निभाने में, तो जो भी नुकसान होगा उसके लिए फर्म के प्रति लायबल होगा। दूसरा, सही हिसाब किताब दे और सही जानकारी दे, और सही जानकारी ना दे तो लायबल हो जाएगा वो। आ गया समझ में? चलो दूसरा, टू इंडेमनीफाई द फर्म। अब याद करो, अगर उसके किसी भी फ्रॉड कंडक्ट से फर्म को नुकसान हो जाता है तो पार्टनर की लायबिलिटी ना, कि वो ड्यूटी क्या है कि इंडेमनीफाई करे, और इंडेमनीफाई ना करे तो वो लायबिलिटी बन गई, देख करना ही पड़ेगी इंडेमनीफाई। ठीक। तीसरा, लॉसेस में इक्वली कंट्रीब्यूट करे, और नहीं कर रहा है तो उसकी लायबिलिटी, ला भाई ला, पैसा ला, लॉस में कंट्रीब्यूट कर, ये लायबिलिटी। चौथा, विलफुल नेग्लेक्ट, अभी पढ़ा था, लापरवाही, टैक्स नहीं भरा, तो अगर टैक्स नहीं भरा तो फर्म को इंडेमनीफाई करेगा, उसकी ड्यूटी है। ठीक। और अगर ना करे तो उसकी लायबिलिटी कोर्ट में जाके मांग सकती है कि भाई दे नहीं रहे। ठीक। अगर पर्सनल प्रॉफिट कमाया हो, पहली बार ड्यूटी क्या है कि पर्सनल प्रॉफिट ना कमाए, और कमा लिया हो तो इसकी लायबिलिटी है कि वो पैसा बाद में फर्म को दे, है ना? ड्यूटीज बिकमिंग लायबिलिटी, सेम टू सेम, शार्प एकदम। अगला, अगर पहली बात कॉम्पिटिंग बिजनेस ना करे, पर अगर कॉम्पिटिंग बिजनेस करे तो उस कॉम्पिटिंग बिजनेस से जो भी कमा रहा है वो पैसा फर्म को अकाउंट यानी कि हिसाब दे और फर्म को सरेंडर करे वो पैसा। बोलो आया है ना? बोलो तुम तो पक्का। अगला, अगली पार्टनर की लायबिलिटी ये है कि उसकी जो लायबिलिटी है फर्म में वो कैसी है? जॉइंट एंड सेवरल, मतलब जब भी चुकाए सबके साथ मिलके चुकाए, और अगर बाकी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो उनका हिस्सा भी सेवरली यानी अलग से चुकाए। कल ही बताया था ना पार्टनर की लायबिलिटी कैसी होती है? जॉइंटली एंड सेवरली, ये भी लायबिलिटी है। तीसरा, थर्ड पार्टी के प्रति तो हमेशा पूरी फर्म लायबल होगी, यानी कि हर पार्टनर लायबल होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ट्रांजेक्शन कौन करके आया, और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि बराबरी से नहीं चुका पा रहे जॉइंटली। अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में है तो उसको अंत में पूरा ही चुकाना पड़ सकता है, अगर बाकी पार्टनर नहीं चुका पाए तो थर्ड पार्टी को चुकाने से वो मना नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, बोले मैं तो पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट से, तो क्या हुआ? तो रनिंग फर्म का लॉस नहीं लेता है, रनिंग फर्म का लॉस नहीं लेता है, लेकिन लायबिलिटी तो तेरी भी अनलिमिटेड है ना। गवर्नमेंट पार्टनर है तो क्या हुआ? देखो जनता नहीं जानती है, लेकिन लायबिलिटी तो तेरी भी अनलिमिटेड है ना, नॉमिनल है, माना कि तो कुछ नहीं लेता है, प्रॉफिट लॉस कैपिटल कुछ भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी आउटसाइडर के प्रति, थर्ड पार्टी के प्रति लायबिलिटी तो अनलिमिटेड है ना। तो लायबल है हर पार्टनर, चाहे वो कैसे ही पार्टनर क्यों ना हो, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। हाँ, सब पार्टनर पार्टनर नहीं होता, पार्टनर बाय स्टॉपेल भी पार्टनर नहीं होता, माइनर भी बेनिफिशियरी होता है, पार्टनर नहीं होता। तो इन लोगों की लायबिलिटी थर्ड पार्टी के प्रति अनलिमिटेड नहीं है, माइनर की लिमिटेड है, और बाकी दो की तो कोई लायबिलिटी नहीं है। स्टॉपेल वाले की उतनी लायबिलिटी जितने ट्रांजेक्शन उसके उस झूठ के कारण हुए हैं, लेकिन बाकी जो रेगुलर पार्टनर है, डोरमेंट, एक्टिव, नॉमिनल, पार्टनर ओनली इन प्रॉफिट्स, इन सब की लायबिलिटी तो अनलिमिटेड ही होती है। क्लियर बोला एकदम, आप आगे पीछे करके देखना, कुछ भी गलत नहीं निकला है मुझसे। पहुंची क्या बात? शार्प एकदम। अगला, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, मतलब कोई नया पार्टनर आ रहा है, पुराना जा रहा है, डेथ हो रही है, इंसॉल्वेंसी हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो रहा है, या फिक्स टर्म की पार्टनरशिप कंप्लीट हो गई और अब एट विल में कन्वर्ट हो गई है कंटिन्यू करने से, या वेंचर आपने लिया था, वेंचर खत्म हो गया, उसके बाद आपने एडिशनल वेंचर ले लिया है और अब नए वेंचर की पार्टनरशिप, या अगर कुछ नहीं बोला हो तो एट विल में कन्वर्ट हो गई है। अगर आपकी पार्टनरशिप में इस तरह का कोई चेंज होता है, टाइम पीरियड पूरा होने के बाद कंटिन्यू कर रहे हो, ये भी तो एक चेंज है।
वेंचर पूरा होने के बाद कंटिन्यू कर रहे हो, ये भी तो एक चेंज है। या नया पार्टनर आया, ये भी एक चेंज है। पुराना गया है, डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट, ये भी एक चेंज है। यानी किसी भी प्रकार के फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, गठन में, बनावट में कोई चेंज आता है, तो जब तक कि आप कुछ नया अग्रीमेंट ना बना लो या नया कुछ अग्री ना कर लो, अनलेस अदरवाइज अग्रीड, जो पुरानी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, अग्रीमेंट्स, डीड्स होती हैं, जो पहले के अग्रीमेंट्स होते हैं आपके बीच में, पहले के रूल्स होते हैं, वही रूल्स ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको नए रूल बनाना है तो अलग से बनाओ एक्सप्रेसली, तो बात अलग है। और कुछ ना बोलो तो रूल वही रहते हैं। दादाजी के चले जाने के बाद घर के नियम नहीं बदल जाएंगे, और नई बहू के आने के बाद भी घर के नियम, हाँ अदरवाइज बदलो तो बात अलग है। अदरवाइज किसी के आने या जाने से घर के जो नियम कानून थे, राइट्स एंड लाइबिलिटीज, वो अपने आप कभी बदलते नहीं है, वो भी कंटिन्यू करते हैं। अब समझ में आया क्या बोला? एकदम शार्प, बहुत बढ़िया। सर प्रोविजन एनालिसिस एंड कंक्लूजन लिखा या प्रोविजन फैक्ट्स फिर कंक्लूजन लिखा, इनमें से कौन सा मेथड बेस्ट है? देखो यार, एनालिसिस, देखो प्रोविजन मतलब उस विषय पे लॉ क्या बोलता है, एनालिसिस मतलब क्वेश्चन में जो दिया है वही फैक्ट्स क्वेश्चन के अपन उसमें उठाते हैं और उसमें लॉ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है वो बताते हैं, और कंक्लूजन में फाइनल डिसीजन की भाई इन सबको मद्देनजर रखते हुए ये होगा। तो मेरे हिसाब से प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन, इनको 3 करके लिखो तो भी चलेगा, पर जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रोविजन लिख के एनालिसिस और कंक्लूजन की एक ही हेडिंग बना दी तो भी चलता है। आ रही क्या बात समझ में? हाँ, लेकिन फैक्ट्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। फैक्ट्स का अर्थ ये है कि केस में एक्चुअल में हुआ क्या था, तो केस में एक्चुअल में हुआ क्या था ये एनालिसिस में आ ही जा रहा है ना, क्योंकि आप एनालिसिस कैसे करोगे, केस में जो हुआ है वो बता के, और ऊपर जो हमने प्रोविजन डिस्कस किया है वो यहाँ कैसे एप्लीकेबल हो रहा है। बेसिकली आप फैक्ट को टच तो कर ही रहो, बस इतना है कि फैक्ट को पूरा वर्ड टू वर्ड थोड़ी लिखोगे, टाइम वेस्ट है वो तो। क्वेश्चन में जो लिखा है वो कोई रिपीट थोड़ी कर दोगे आप। आ रही क्या बात समझ में? आप उसको कम शब्दों में समराइज करके लिखोगे ना, तो क्वेश्चन जो इतना बड़ा है उसको 2-2.5 लाइन के अंदर समराइज करके लिख दोगे, और उसमें हमने जो ऊपर प्रोविजन डिस्कस किया है वो कैसे एप्लीकेबल हो रहा है, इन द गिवन केस ऐसा ऐसा हो रहा है, वो कर लिया, और अंत में कंक्लूजन 1 लाइन का, 1 से 2 लाइन मैक्सिमम कंक्लूजन, इससे बड़ा लिखना ही नहीं है। आया? तो प्रोविजन, एनालिसिस और कंक्लूजन का जो फॉर्मेट है ये अपना फॉर्मेट है, सालों से है, 15 साल से, इसी में पढ़ो आप। चले, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्या होती है और कौन डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी और कौन सी पार्टनर की पर्सनल है? पार्टनर डिसाइड करते हैं, ठीक है। और अगर पार्टनर डिसाइड नहीं कर पाए और कोई प्रॉपर्टी फर्म के अंदर यूज हो रही है तो फिर, तो बोले देखते हैं कि वो किस सोर्स से आई थी, किस पर्पस से आई थी, और किस मैनर में उसके साथ डील किया जा रहा है। इन 3 से हम डिटरमाइन करते हैं, फैक्टर मतलब जैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक, जिससे पता लगाया जाता है। तो इन 3 फैक्टर्स को लगा के हम चेक करते हैं कि ये जो कार है ये एक ही पर्सनल कार है या फर्म की कार है। तो अगर एबीसी ने मिला के होटल बनाया है और ये ने अपनी कार दे रखी फर्म को पर्सनल कार, कि ठीक है यार होटल में यूज कर लो थोड़े दिन, अभी घर पे बड़े बड़े धूल खा रही, कोई मतलब नहीं है, तो क्या उस कार का ओरिजिनल सोर्स ए है, ए के पैसे से आई, पर्पस ए के लिए आई थी शुरू में चलाने के लिए, और ए ही कराता है उस कार का इंश्योरेंस वगैरह सब कुछ, मैनर, तो इससे पता चल रहा है कि कार किसकी है, ए की है। तो अगर वो फर्म में यूज हो रही है इतने मात्रा से, वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं हो जाएगी। एनीथिंग विच इज यूज्ड इन द फर्म डज नॉट ऑटोमेटिकली बिकम फर्म्स प्रॉपर्टी। आया समझ में? अगर वो किसी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी है लेकिन फर्म में यूज हो रही है, तो पहले ये 3 फैक्टर्स लगा के चेक कर लो, 3 में से जो मेजॉरिटी फैक्टर्स प्रूव करें, समझ जाओ कि वो प्रॉपर्टी या तो फर्म की निकलेगी या पार्टनर की निकलेगी, और उस हिसाब से उसका डील होगा। पार्टनर की प्रॉपर्टी होगी तो उसको बेच के पार्टनर के पैसे चुकाए जाएंगे, और फर्म की प्रॉपर्टी होगी तो अंत में वाइंडिंग अप के टाइम पे उसको बेच के फर्म के पैसे चुकाए जाएंगे प्रेफरेंशियली। जिसकी होगी पहला प्रेफरेंस उसको मिलेगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि कौन सी प्रॉपर्टी फर्म की और कौन सी पार्टनर की पर्सनल है। मजा आया सुन पे? लॉजिक कहां तक लगेगा आगे समझ में आया? बहुत शार्प। इसके अलावा कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनको लॉ ने पहले से ही बोल रखा है कि ये फर्म की हैं। जैसे शुरू में जो पार्टनर फर्म के स्टॉक यानी पूल में ओरिजिनली लाते हैं, कैपिटल के तौर पे जो भी शुरू में लाते हैं, वो हमेशा एक बार में 1 करोड़ लाया तो 10 गाड़ी लाया और तो जमीन लाया, और तीनों मिलकर एक वेयरहाउस ले आए। तेरे 10 ट्रक, मेरे 10 करोड़, और इसकी 10 करोड़ की जमीन। तेरे 10 ट्रक या 20 ट्रक 10 करोड़ के, तो 10 करोड़ के ट्रक, मेरा 10 करोड़ कैश, और ए लाया 10 करोड़ का वेयरहाउस बिल्डिंग, तो हम तीनों ने मिलकर वेयरहाउस का पार्टनरशिप का बिजनेस चालू करा। ठीक, ट्रक में सामान की लोडिंग अनलोडिंग और ट्रांसपोर्टेशन होगा, कैश से बिजनेस को ऑपरेशनल पैसा मिलेगा, और जमीन वेयरहाउस तो चाहिए बनाने के लिए। तो मेरे 10 करोड़ कैश अब मेरे हैं या तीनों के हैं?
तेरी 20 ट्रक में तेरे हैं या तीनों के हैं, और इसके वेयरहाउस की जमीन इसकी है या आप तीनों की है। एक बार जो शुरू में कैपिटल के तौर पे बिजनेस के स्टॉक में आप लेके आ गए, वो फिर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन जाती है और उस पर तीनों का अधिकार हो जाता है, जॉइंट ओनरशिप। मजा आया सुन के? शार्प एकदम, है ना? बहुत बढ़िया। अगला, अगर फर्म अपने बिजनेस के दौरान कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है या किसी दूसरे तरीके से भी अक्वायर करती है, गिफ्ट में मिलता है या कुछ भी मिलता है, तो वो भी किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की। हेडिंग क्या चल रही है? ये 5 प्रॉपर्टी तो हमेशा फर्म की होती है। शुरू में जो लाया है वो फर्म का, फर्म ने अपने बिजनेस के दौरान जो जो भी खरीदा अक्वायर किया वो भी फर्म का। तीसरा, बिजनेस के दौरान, बिजनेस चलाने के दौरान जो जो प्रॉपर्टी फर्म खरीदती है अक्वायर करती है वो भी फर्म की। फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के राइट्स, फर्म के इंटरेस्ट, फर्म का मनी जो भी फर्म को बिलोंग करता है वो भी फर्म की प्रॉपर्टी है। राइट में क्या आएगा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, गुडविल, गुडविल तो खैर नीचे भी आ रही है, गुडविल ऑफ द फर्म, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, सर तरह तरह के राइट आ सकते हैं। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट यानी ब्याज नहीं हो, इंटरेस्ट यानी फर्म का बेनिफिट जहां भी क्रिएट हुआ है। मान लो फर्म ने कोई इंटरेस्ट क्रिएट किया है अपना, इंटरेस्ट मीन्स जैसे कि समझाता हूं, मान लीजिए फर्म ने कोई दुकान किराए पे ली है, तो क्या दुकान में 5 साल के लिए, तो 5 साल तक फर्म का उस दुकान में इंटरेस्ट है कि नहीं है? तो वो दुकान तो फर्म की नहीं है, वो दुकान जो प्रॉपर्टी वो फर्म की नहीं है, पर दुकान में, दुकान नाम की प्रॉपर्टी में जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट नाम की जो प्रॉपर्टी है वो फर्म की है। तो फर्म ने अगर किराए पे कोई प्रॉपर्टी ली है तो कोई पार्टनर उसमें अपना पर्सनल काम नहीं कर सकता है। वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो इंटरेस्ट किसकी प्रॉपर्टी है? फर्म की। फर्म तो दुकान चला सकती है उस बिल्डिंग में, उस दुकान में, लेकिन पार्टनर नहीं चला सकता। और गुडविल ऑफ द फर्म तो हमेशा फर्म की प्रॉपर्टी होती है। गुडविल की क्या परिभाषा? गुडविल डिफाइन नहीं की गई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं पे भी, लेकिन सेक्शन 14 ने उसको ये जरूर माना है कि वो फर्म की प्रॉपर्टी में इंक्लूड होती है। आमतौर पे गुडविल को डिफाइन करें तो गुडविल किसको बोलते हैं? किसी भी बिजनेस की, सिमिलर बिजनेस के कंपैरिजन में जो ओवर एंड अबव अर्निंग कैपेसिटी है उसको उस बिजनेस की गुडविल बोलते हैं। आया? फर्म की प्रॉपर्टी को कहां अप्लाई करेंगे? अप्लाई मींस यूज। तो बोले फर्म की प्रॉपर्टी हर पार्टनर एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ फर्म के बिजनेस में ही अप्लाई करेगा, कहीं और अप्लाई नहीं करेगा। उसका कर्तव्य है। हाँ, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द फर्म भी फर्म की इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही है। अगला, पार्टनर की प्रॉपर्टी फर्म की होगी या पार्टनर की रहेगी? बोले कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर की प्रॉपर्टी, पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म में यूज हो रही है। कार यूज हो रही थी ना होटल में, होटल तीनों का मिला के पार्टनरशिप का, और उसमें मैंने अपनी कार दे दी यूज करो पिकअप एंड ड्रॉप के लिए, तो सिर्फ फर्म में यूज हो रही है इतने मात्रा से वो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं हो जाती है। और अगर पता लगाना हो कि वो किसकी प्रॉपर्टी, तो फैक्टर कौन से हैं? सोर्स, पर्पस और मैनर। बहुत बढ़िया। अगर कोई पार्टनर फर्म के बिहाफ पे कुछ काम करे तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी। कब होगी? बोले जब पार्टनर ने अपनी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में काम किया हो तब होगी। तो इम्प्लॉयड अथॉरिटी में लायबल होने के लिए क्या जरूरी है? नॉर्मल बिजनेस, यूजुअल वे और इन द नेम ऑफ द फर्म। तो ये हेडिंग ध्यान देना ना। ऐसा कब कब होगा? जब एक्ट तो एक पार्टनर करे लेकिन लायबल पूरी फर्म होगी। तो पहला बोले ऐसा तब होगा जब उसने इम्प्लॉयड अथॉरिटी में काम किया हो, एक आउटसाइड एम्प्लॉयड में किया हो तो फर्म लायबल नहीं होगी। दूसरा, और कब होगा ऐसा? बोले जब फर्म के बिजनेस के दौरान पार्टनर ने कोई एडमिशन यानी कि रिप्रेजेंटेशन किया हो। यहाँ एडमिशन का अर्थ क्या है? रिप्रेजेंटेशन मतलब कोई बात स्वीकार करना कि हाँ ऐसा है। तो मेरे पास आया और तूने कहा कि सर ये जो गोली की डिब्बी है ये गले के लिए ठीक है ना, या सॉरी पेट के लिए ठीक है ना? मैंने कहा पेट के लिए ठीक है, जबकि ये गले के लिए ठीक है। अरे बात समझ में? तो मैंने ये गोली की डिब्बी देखो बेच दी, हम 3 पार्टनर है, तो मैंने कुछ रिप्रेजेंट या एडमिट किया ना, स्वीकार किया ना, कुछ बात बोली ना, और कल को इससे तेरा पेट ठीक नहीं हो रहा है, वो किसी ने आके समझाया बोले पेट के लिए थोड़ी है तो गले के लिए, तो क्या तेरे को जो भी नुकसान हुआ उसके लिए पूरी फॉर्म लायबल होगी? तो करा मैंने और लायबल कौन हो रही? पूरी की पूरी फॉर्म। करे एक पार्टनर, एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, लेकिन लायबल कौन है? फर्म। ऐसा कब होगा? बोले ऐसा तब भी होता है जब फर्म का कोई पार्टनर कोई बात रिप्रेजेंट करे और वो गलत निकल जाए। एडमिशन यानी कि स्वीकार करे, बताए, रिप्रेजेंट करे, यहाँ पे वो अर्थ है, ना कि वो पार्टनर का फर्म में एडमिट होने वाला, ये वो वाला एडमिशन नहीं है। आया? अगला, अगर पार्टनर फर्म को बाइंड करने के इंटेंट से काम कर रहा है, उसका इंटेंशन ही फर्म को बाइंड करने का फर्म के नाम से कर रहा है, फर्म के बिजनेस के दौरान कर रहा है, तो भी फर्म ही लायबल होगी, करेगा पार्टनर, भरेगी फर्म। अगर पार्टनर रॉन्गफुल एक्ट भी कर ले, याद करो, पार्टनर को वसूली करने भेजा और मार के आ जाए, तो फर्म के बिजनेस के दौरान जो भी गलत करके आए, इवन टॉट भी, टॉट
सिविल रॉन्ग, मारपीट छोटी मोटी, इवन टॉर्ट भी करके आ जाए कोई पार्टनर, तो उसके लिए कौन लायबल होगी? पूरी की पूरी फर्म। और अगर फर्म की प्रॉपर्टी का कोई पार्टनर मिस एप्लीकेशन कर दे, मतलब किसी थर्ड पार्टी से प्रॉपर्टी ली है, मान लो रामलाल ने बोला एबीसी इन्वेस्टमेंट फर्म को कि मेरा पैसा ये फलाना कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, और उस दिन एबीसी इन्वेस्टमेंट फर्म का पार्टनर ए था, ए ने वो पैसा लिया और उसने जहां बोला था फलाना कंपनी में इन्वेस्ट ना करते हुए अपने घर में खा पी गया उस पैसे को, तो क्या पार्टनर ने पैसा सही जगह अप्लाई किया है, मिस एप्लीकेशन किया है? मिस अप्लाई किया है, तो उसके इस मिस एप्लीकेशन के लिए कौन लायबल होगी? पूरी की पूरी फर्म। अगर फर्म करे तो पूरी की पूरी फर्म, तीनों पार्टनर मिलकर ही करे तो भी फर्म लायबल होगी। चाहे एक पार्टनर मिस एप्लीकेशन करे तो भी फर्म लायबल होगी, और सारे पार्टनर मिस एप्लीकेशन करे तो भी पूरी की पूरी फर्म लायबल होगी। आया क्या? अगला, कितनी अच्छी बात है देखना। अगर किसी एक्टिंग पार्टनर मतलब एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट नहीं, एक्टिव पार्टनर को हमने कोई नोटिस दे दिया है, मैंने कहा कि भाई ये जो आपने माल भेजा ये माल खराब है, आके ले जाओ, गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। तो पार्टनरशिप फर्म ने हमको माल बेचा ऑन अप्रूवल, और मैंने माल को चेक किया, माल खराब निकला, तो मेरी जिम्मेदारी क्या बनती है कि नोटिस दे दूं कि आ जाओ ले जाओ। ठीक, मैंने नोटिस दे दिया एक पार्टनर को, बाकी पार्टनर को उसने बताया ही नहीं, और फिर वो भूल गए, और ये माल यहाँ पड़े पड़े मेरे घर में संभाल के रखा अंदर, लेकिन सड़ गया। फिर 15 दिन बाद वो कहते हैं कि क्यों आपने तो गुड्स रिजेक्ट ही नहीं किए, पैसे भी नहीं भिजवाए। मैंने कहा रिजेक्ट क्यों नहीं किए? मैंने फोन लगा के बोला था रिजेक्ट कर दिए, आके ले जाओ। अब आप आके नहीं लेके गए, इसमें हमारी गलती नहीं है। तो बोला आपने फर्म को नोटिस कहाँ दिया? हमने कहा नोटिस दे दिया था हमने। बोले किसको? इस पार्टनर को। बोले पार्टनर को दिया, फर्म को क्या दिया? बोले अच्छा, नोटिस गिवन टू एन एक्टिव पार्टनर इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू द फर्म। ऐसे ये माना जाएगा कि मैंने तो पूरी की पूरी फर्म को नोटिस दे दिया है। आया? लेकिन अगर हमारे ही पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मिल जाए घोटाला घपला करने के लिए, और ये बात अगर हम कोर्ट में प्रूव कर दें कि वो थर्ड पार्टी के साथ कोल्यूड कर गया था, कोल्यूजन, मिलावट कर गया था, मिली भगत, फिर हम बोल सकते हैं कि नोटिस गिवन टू एक्टिंग पार्टनर इज नॉट इक्वल टू नोटिस गिवन टू द फर्म, एक्सेप्शनल केस में। और तब आप हमको फ्रेश नोटिस दो। आया समझ में? अदरवाइज नोटिस गिवन टू एन एक्टिंग पार्टनर जनरल रूल इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू द फर्म। क्यों? क्योंकि नोटिस गिवन टू एन एजेंट इज इक्वल टू नोटिस गिवन टू द प्रिंसिपल। और पार्टनरशिप में भी तो एजेंसी है, एक को दिया हुआ नोटिस मान लिया जाएगा कि दूसरे को मिल गया होगा। उसी प्रिंसिपल पे पार्टनरशिप में भी रूल लगाया है। क्या बोलते हो? आसान? बहुत बढ़िया, ये नोटिस वाला टॉपिक हो गया पूरा। अगला, माइनर पार्टनरशिप फर्म में अगर पार्टिसिपेट कर रहा हो तो उसके बारे में अगर कुछ बोलना हो तो क्या बोलते हो? 5 मिनट में बोल दूं? बोल दो 5 मिनट में पूरा? ठीक। माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता, बोलो हाँ। लेकिन उसको बेनिफिट्स में एंटर कर सकते हैं, बोलो हाँ। बेनिफिट्स कितने? 2। पहला, प्रॉफिट ही मिलेगा, रनिंग फर्म में लॉस नहीं मिलेगा, और वाइंडिंग अप के टाइम में जब भी फर्म बंद करेंगे, जब भी उसको बाहर करेंगे, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू हिज शेयर इन द फर्म्स एसेट्स एंड प्रॉफिट, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं होगी। ठीक। जनरल राइट्स क्या है माइनर के एज ए बेनिफिशियरी फर्म में? तो बोले पहला, उसको प्रॉफिट में और एसेट में शेयर या प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। दूसरा, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, लेकिन बाकी सारी बुक्स ना इंस्पेक्ट कर सकता है और ना कॉपी कर सकता है। कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल भी उसको एक्सेस करने नहीं दी जाएगी। तीसरा, फाइलिंग ऑफ सूट, माइनर अपने अंकलों पर, पार्टनर्स पे सूट फाइल कर सकता है अगर उसको लग रहा है कि झोल है, गड़बड़ है, प्रॉफिट का अमाउंट कम दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए उसको फॉर्म से अपने रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बेनिफिशियरी भी रहा है और उसके बाद सूट भी फाइल कर दे अंकल पे, ऐसा पॉसिबल? पहली बार माइनर सूट फाइल कर सकता है, ये गले उतार लो बात। माइनर पे सूट फाइल नहीं होती, लेकिन माइनर सूट फाइल कर सकता है ना। माइनर को कोर्ट केस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ही कैन बी ए प्लेंटिफ। ठीक। पर अगला, जब बड़ा हो जाए माइनर, तो मेजर होने के बाद ऑप्शन उसके पास है, आपके पास नहीं कि इसको रखना कि नहीं रखना। आप तो एक बार सबके कंसेंट से उसको एडमिशन दे चुके हो एज ए बेनिफिशियरी। अब रहना है मेजर बनने के बाद कि छोड़ना है, ये ऑप्शन किसके पास रहेगा? माइनर के पास। कितने महीने का टाइम देते सोचने के लिए? 6 महीने। 6 महीने में उसको नोटिस देना है, पब्लिक नोटिस। रहना है तो भी, नहीं रहना है तो भी। और अगर कुछ नहीं दिया तो मान ले डीम टू हैव चोजन टू बिकम पार्टनर, उसकी लायबिलिटी कितनी हो जाएगी? अनलिमिटेड। कब से? जिस दिन बेनिफिशियरी एंटर हुआ था उस दिन से आज तक की सारी अनलिमिटेड, और आगे की भी अनलिमिटेड हो जाएगी। बोलो हाँ। बहुत बढ़िया। तो मेजर होने के पहले उसकी लायबिलिटी क्या है फॉर्म में? बोले लायबिलिटी उसकी लिमिटेड है, कन्फाइंड यानी लिमिटेड, अप टू द एक्सटेंट यानी सीमा ऑफ हिज शेयर इन द फॉर्म्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। वो पर्सनली लायबल नहीं होगा, ना ही उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी या एस्टेट लायबल होगी। माइनर को कभी इंसॉल्वेंट भी घोषित नहीं कर सकते, नहीं उसकी प्रॉपर्टी कोई रिसीवर ले सकता है। ऑफिशियल रिसीवर यानी कोर्ट का आदमी जब इंसॉल्वेंट घोषित करते हैं तब।
है ना, रिसीवर भी उसकी प्रॉपर्टी नहीं, माइनर बेचारे ने जिंदगी की शुरुआत नहीं की और माइनॉरिटी में किसी को इंसॉल्वेंट घोषित कर दो, बताओ। हमने पेड़ काट दिया, बोले कौन सा, बोले वो जो जमीन से नहीं हुआ था वो वाला। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, बस वही वाली बात, पहुंची बात। उगने तो दो, बड़ा तो जान दो, मेजर तो जान दो, फिर कभी इंसॉल्वेंट हो तो घोषित कर देना। आया ऐसा। मेजर होने के बाद क्या डिसाइड करेगा, अभी आपको बताया हमने। चलो हाँ, हाँ मेजर बनने के पहले उसका जो पीएसआर था, क्या माइनर, सॉरी मेजर बनने के पहले जो पीएसआर था, क्या मेजर होने के बाद भी वही पीएसआर रहेगा? बोले हाँ, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर आपने नया रेशियो डिसाइड कर लिया तो बात वो वाला एप्लीकेबल, और कुछ नहीं हो तो उसका पीएसआर वही रहेगा जो मेजर बनने के पहले या माइनॉरिटी के दौरान था। बहुत बढ़िया। अब देखो, अगर वो इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर, पार्टनर बनना स्वीकार करता है तो उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है फ्रॉम द डेट सिंस ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स। और उसका फर्म की प्रॉपर्टी या शेयर जो था पहले, वो तो वैसा का वैसे रहेगा, प्रॉफिट में हिस्सा, कुछ नहीं बोला तो प्रॉफिट में हिस्सा और एसेट्स में हिस्सा वही रहेगा, 1:1:1 या जो भी था पहले। और अगर वो नॉट टू बिकम अ पार्टनर चूज करता है तो क्या होगा? तो बोले उसके राइट्स एंड लायबिलिटीज, जब तक वो पब्लिक नोटिस दे रहा है जिस तारीख को कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि नॉट टू बिकम इलेक्ट कर रहा है ना वो, तो अगर वो जाने का बोल रहा है कि मैं जा रहा हूं, तो जिस दिन उसने पब्लिक नोटिस दिया जाने का, उस दिन तक भी उसका स्टेटस क्या रहेगा? माइनर वाला। और उस दिन तक की भी उसकी सारी लायबिलिटीज कैसी रहेंगी? लिमिटेड अप टू हिज शेयर इन द एसेट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। रिकॉलिंग चल रही है, सब आता है, डिटेल में पढ़ा है, लॉजिक के साथ, एक एक पॉइंट पे एक एक एग्जांपल। 40 दिन चलता है पार्टनरशिप एक्ट रेगुलर बैच में, जतिन मालूम है ना? हाँ चलो, और उसका जो शेयर है वो पब्लिक नोटिस देने के बाद, पब्लिक नोटिस देने तक तो वो उसका लिमिटेड लायबिलिटी है, उसका शेयर लायबल है, एसेट्स लायबल है, प्रॉफिट लायबल है। पब्लिक नोटिस दे दिया तो अब वो फॉर्म से पूरी तरह से बाहर हो गया। और अब अगर फॉर्म से पूरी तरह से बाहर हो जाए तो उसके बाद अगर फर्म कोई ट्रांजेक्शन करती है तो फिर उसका जो शेयर है, उसकी फर्म में जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो उसके लिए लायबल नहीं है। और अपना शेयर उसको फर्म से जाने के बाद अगर टाइम से नहीं भी मिल रहा है तो उसके लिए वो फर्म को सू कर सकता है। अब तो बाहर ही हो गए, अब तो फर्म को सू कर सकता है कि अब तो मैं बाहर भी हो गया, नॉट टू बिकम पार्टनर, मैं निकल भी गया, लेकिन मेरा पैसा अभी तक दे नहीं रहा, लौटा ही नहीं रहा, मेरा एसेट्स और प्रॉफिट का हिस्सा, तो प्रॉफिट और एसेट्स के हिस्से के लिए सू भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप डीड किसको बोलते हैं? वो डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स टुवर्ड्स द फर्म। म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स एंड राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स टुवर्ड्स द फर्म। ये जिसमें लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, ये जिसमें लिखे होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डीड बोलते हैं। ठीक, वो डीड बनाना कंपलसरी है क्या? बोले नहीं, ऑप्शनल है। ओरल एग्रीमेंट भी कर सकते हो, ओरल भी मत करो, चलने दो गुड फेथ में तो भी चलेगा, लेकिन फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए हमेशा सलाह दी जाती है कि डीड बना लो। 100/1 लिखा, 100/1 लिखा, ठीक, लिखे हुए की एविडेंशियरी वैल्यू ज्यादा है, कल को डिस्प्यूट हुई तो कागज दिखा सकते हो ना, क्या बात कर रहा है भाई, आया समझ में? ऐसा। अब सुनो अगली बात, फ्यूचर डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए जरूरी है, अब डीड अगर बनाते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि अगर पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना है तो डीड बनानी पड़ेगी। हाँ, अगर डीड नहीं है तो आपकी पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड ही रहेगी। इसका मतलब ध्यान से सुनना, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म की डीड होती है कि नहीं होती है? हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन रजिस्टर्ड अगर है तो मान के चलो कि फिर तो डीड है ही है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डीड का ही तो होता है, कागज ही तो रजिस्टर होते हैं। बोलो हाँ, तो अगर आपकी फॉर्म रजिस्टर्ड है मतलब डीड होगी, तभी तो रजिस्टर हुई है। तो एवरी रजिस्टर्ड फॉर्म हैज अ डीड, बट एवरी फॉर्म दैट हैज अ डीड इज रजिस्टर्ड, दिस इज नॉट कंपलसरी। मजा आया सुन के? अब आमतौर पर डीड में क्या होता है, देखो डीड तो पर्सनलाइज होती है, हर कस्टमाइज, हर पार्टनरशिप फॉर्म अपनी बनाती है जैसी चाहे वैसे, लेकिन एक नॉर्मल पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ ऐसे जनरल पॉइंट्स होते हैं जो हर पार्टनरशिप फॉर्म में डीड में जनरली होते ही होते हैं आमतौर पे। जैसे फर्म का नाम, पार्टनर का नाम, फर्म का एड्रेस, पार्टनर का एड्रेस, फर्म के हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, फर्म के ब्रांच ऑफिस का एड्रेस, पार्टनरशिप पीएसआर, एलएसआर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, देंगे नहीं देंगे क्या होगा उसके बारे में, इंप्लाइड अथॉरिटी में क्या आ रहा है, एक्सप्रेस अथॉरिटी में क्या आ रहा है, डिसोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स, एक्सपेल्शन से रिलेटेड पॉइंट्स, ये तमाम बातें आप किसमें लिख सकते हो? आमतौर पर एक पार्टनरशिप डीड में लिख सकते हो। 2 यूनिट हमारी पूरी हो गई। अब तीसरी और चौथी यूनिट कौन सी है? तीसरी और चौथी यूनिट रिकॉन्स्टिट्यूशन, और उसके बाद रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन एंड रजिस्ट्रेशन, ये अपन कल पढ़ते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच।